एपिसोड 7 सूर्यांश को राजकुमारी चांदनी का दूर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो तुरंत ही राजकुमारी चांदनी को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अचानक इस जगह का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां अभी कुछ ही देर पहले गंभीरता छाई हुई थी, वहां अब सब कुछ अलग महसूस होने लगा। माहौल बेहद रोमांटिक हो गया था। सूर्यांश और राजकुमारी चांदनी एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनकी नाकें और सांसें आपस में टकराने लगीं। ये दृश्य इतना रोमांटिक हो चुका था कि मुझे खुद ही शर्म आने लगी। सूर्यांश कुछ क्षणों तक बस यूं ही राजकुमारी चांदनी की आंखों में खोया रहा। न ही सूर्यांश को और न ही चांदनी को यह एहसास हुआ कि कब उनके होंठ आपस में टकरा गए। सूर्यांश ने इस आकस्मिक चुंबन को धीरे धीरे एक गहरे, भावनात्मक चुंबन में बदल दिया। राजकुमारी चांदनी का दिमाग एकदम ठनक गया। सूर्यांश ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि उसके पास खुद को छुड़ाने का कोई विकल्प ही नहीं था। वह अभी चांदनी को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। राजकुमारी चांदनी को अपने होठों पर दबाव और हल्का दर्द महसूस हो रहा था, पर न जाने क्यों वो सूर्यांश को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। जब सूर्यांश ने देखा कि चांदनी कोई विरोध नहीं कर रही है, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। वो उसे धीरे धीरे नीचे लिटाने लगा। राजकुमारी चांदनी तो इस पूरे घटनाक्रम से पहले ही स्तब्ध हो चुकी थी, इसलिए उसे होश ही नहीं रहा कि कब सूर्यांश ने उसे जमीन पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। सूर्यांश ने अपनी आंखें कसकर बंद की और बेहद जुनूनी तरीके से उसे चूमने लगा। तभी अचानक चांदनी को एहसास हुआ कि अब उसके फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। सूर्यांश को भी तुरंत समझ आ गया कि राजकुमारी चांदनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसने तुरंत उसके होठों को छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर हल्के हल्के चूमने लगा। सूर्यांश इस समय बहुत उत्तेजित महसूस कर रहा था। उसके हार्मोन एक सामान्य युवक की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय हो चुके थे, क्योंकि उसके भीतर 38 साल के पुरुष की आत्मा बसती थी। राजकुमारी चांदनी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो पूरी तरह अपने होशो हवास खो चुकी थी। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि सूर्यांश की हरकतों की वजह से उसके मुंह से बेहद आकर्षक आवाजें निकल रही थीं, जो सूर्यांश की उत्तेजना को और भी बढ़ा रही थीं। जब तक चांदनी अपनी सांसों को नियंत्रित कर पाती, उसे महसूस हुआ कि सूर्यांश उसके पूरे शरीर पर कपड़ों के ऊपर से ही हल्के हल्के दांतों से काटने लगा था। चांदनी को यह भी एहसास नहीं हुआ कि इन सब चीजों की वजह से उसके कान हल्के हल्के लाल हो चुके थे। उसकी धड़कनें तो पहले से ही तेज हो रही थीं। सूर्यांश पूरी तरह से उसके ऊपर झुका हुआ था और चांदनी उसके नीचे बुरी तरह दबी हुई थी। उसने अपने हाथों से सूर्यांश को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर की प्रतिक्रिया कुछ और ही कह रही थी। बार बार उसे रोकने की कोशिशों के कारण सूर्यांश धीरे धीरे अपने होश में आने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो चांदनी पर जबरदस्ती कर रहा है। वह झटके से अपनी आंखें खोला और अपने दांत भींचते हुए खुद को जबरदस्ती चांदनी के ऊपर से हटा लिया। उसने खुद को इतनी जोर से पीछे धकेला कि वह दूसरी तरफ गिर पड़ा। वो समझ चुका था कि अगर वह अब नहीं रुका तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। चांदनी के ऊपर से हटते ही सूर्यांश लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसका शरीर अब भी चांदनी को पाना चाहता था और वो इस इच्छा को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसके भीतर चांदनी को पूरी तरह से अपना बना लेने की एक गहरी चाह जाग चुकी थी। चांदनी भी यह समझ चुकी थी कि सूर्यांश उससे क्या चाहता है, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपना चेहरा घुमाकर सूर्यांश को वहीं छोड़कर महल लौट गई। सूर्यांश को अपनी भावनाओं को काबू में करने में बहुत समय लगा। वो पूरी रात झील के किनारे घास पर पड़ा रहा। ठंडी हवाएं भी उसके शरीर की जलन को ठंडा नहीं कर पा रही थी। आखिरकार सुबह के लगभग 4 बजे उसे नींद आई, पर वो मुश्किल से 1 घंटे ही सो पाया होगा कि प्रत्यूष उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। सूर्यांश को वहां इस हाल में देखकर प्रत्यूष पूरी तरह से हैरान रह गया। बेशक सूर्यांश को जंगल और पेड़ पौधों से लगाव था, लेकिन वह हमेशा बिस्तर पर ही सोता था। सूर्यांश के पास जाकर जब प्रत्यूष ने उसे जगाया, तो सूर्यांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रात भर बेचैनी से तड़पने और अभी अभी थोड़ी देर पहले नींद आने की वजह से वो बहुत चिढ़ा हुआ था। उसे तो अपनी ही हरकतों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो न इस दुनिया का लग रहा था, न उस दुनिया का। वो कभी भी ठरकी नहीं था, लेकिन राजकुमारी चांदनी के सामने आते ही वह किसी भूखे भेड़िए की तरह उन्हें खा जाने के लिए तड़पने लगता था। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके मन में इस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि कहीं राजकुमारी चांदनी उसकी पिछली रात की हरकत से गुस्सा न हो। वो प्रत्यूष को नजरअंदाज करता हुआ वहां से आगे बढ़ गया। प्रत्यूष उसकी इस हरकत से चिढ़ गया और गुस्से से मुंह बनाते हुए उसके पीछे जाने लगा।
थोड़ी ही देर में दोनों महल में पहुंच गए और अपने अपने कक्ष में जाकर तैयार होने लगे। आज वो दिन था जब वे लोग विजयगढ़ जाने वाले थे। सूर्यांश को राजकुमारी चांदनी ने एंजेलिना की जिंदगी के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक सूर्यांश को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि सूर्यांश को अभी तक युवराज यश प्रताप सिंह और राजकुमारी चांदनी वाले कांड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे बस इतना मालूम था कि राजकुमारी चांदनी के जान के दुश्मन भी आज उस महफिल में शामिल होंगे। सूर्यांश का ओहदा विजयगढ़ में बहुत बड़ा था। उसने विजयगढ़ पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उसे दूसरों की चीजें छीनने की आदत नहीं थी और वह अकेला इतने सारे राज्यों को चला भी नहीं सकता था। इसीलिए उसने विजयगढ़ को महाराज विनोद सिंह के पास ही रहने दिया। लेकिन महाराज विनोद सिंह सूर्यांश की बहुत इज्जत करते थे। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर सूर्यांश नाराज हो गया तो वो पूरे विजयगढ़ को बर्बाद कर सकता था। वैसे भी कायदे से विजयगढ़ का महाराज सूर्यांश को होना चाहिए था, पर उसके मन में कभी लालच नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ विजयगढ़ आज पूरे महल को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, क्योंकि कल युवराज तेज सिंह का राज्याभिषेक होने वाला था। हर एक राज्य का बड़ा युवराज इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन इस महल में युवराज तेज सिंह से ज्यादा तो युवराज सम्राट सिंह खुश था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आज के आयोजन में राजकुमारी चांदनी भी आने वाली थी। युवराज सम्राट सिंह को अब भी अच्छे से याद था कि प्रतापगढ़ में राजकुमारी चांदनी ने उसे अपना बॉयफ्रेंड घोषित कर दिया था। लेकिन इससे राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह दोनों को ही कोई फर्क नहीं पड़ा था। अगर घर के बड़े मिलकर दोनों की आपस में शादी भी करवा देते तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहते। युवराज सम्राट सिंह ने अपना सिर झटका और राजकुमारी ऐश्वर्या के बारे में सोचने लगा। उसे अच्छे से पता था कि आज प्रतापगढ़ से भी बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। युवराज यश प्रताप सिंह का विवाह कुसुम से हो चुका था और युवराज सम्राट सिंह इस विवाह के बाद दोनों को देखने के लिए बेहद उत्साहित था। उसे ये भी पता था कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं होगी। जैसा कर्म वैसा फल, ये कहावत कुसुम पर पूरी तरह से फिट बैठती थी। उसे बहुत शौक था युवराज यश प्रताप सिंह से विवाह करने का, और अब जब उसकी इच्छा पूरी हो गई थी तो उसे इसके परिणाम भी भुगतने पड़ रहे थे। खैर, युवराज सम्राट सिंह फिलहाल के लिए अपना मुंह बनाकर महल के दरवाजे की ओर चल दिया, जहां बहुत सारी महिलाएं अपने हाथ में फूलों की थालियां लेकर मेहमानों के स्वागत के लिए खड़ी थीं। तभी उसकी नजर प्रतापगढ़ के मेहमानों पर पड़ी, जो महल में प्रवेश कर रहे थे। उन्हें देखकर युवराज सम्राट सिंह का मुंह और ज्यादा बिगड़ गया। उसे बस राजकुमारी चांदनी का इंतजार था, बाकी किसी भी इंसान से उसे कोई मतलब नहीं था। युवराज सम्राट सिंह अपना मुंह बनाए हुए सभी का स्वागत होते हुए देख रहा था कि तभी उसकी नजर राजकुमारी ऐश्वर्या पर पड़ी, जिन्होंने नारंगी रंग का बेहद खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। वह इतनी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी कि आज पहली बार युवराज सम्राट सिंह ने अपना दिल धड़कता हुआ महसूस किया। वह राजकुमारी चांदनी की तरह बेवकूफ नहीं था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि उसके साथ क्या हो रहा था। ये समझते ही युवराज सम्राट सिंह ने तुरंत अपनी नजरें राजकुमारी ऐश्वर्या की तरफ से हटा ली। वहीं युवराज यश प्रताप सिंह सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए महल में प्रवेश कर रहे थे। युवराज यश प्रताप सिंह को इतना संस्कारी व्यवहार करते हुए देखकर युवराज सम्राट सिंह मन ही मन बड़बड़ाया, ये शेर सबके सामने गीदड़ बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? जो असल में है वही क्यों नहीं रहता? इतना सोचकर उसने अपना मुंह बनाया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसे अच्छे से पता था कि थोड़ी देर बाद राजकुमारी चांदनी भी आने वाली थी। उन्होंने कल ही राजकुमारी चांदनी से इस बारे में बात कर ली थी। राजकुमारी चांदनी तो पहले से ही यहाँ आने के लिए बेहद उत्साहित थी, और सोने पर सुहागा तब हुआ जब सामने से ही सूर्यांश ने उनसे विजयगढ़ जाने के बारे में पूछ लिया। अब भला सामने छोले भटूरे रखे हों तो कोई उन्हें क्यों छोड़ देगा? राजकुमारी चांदनी इतनी खुश हुई जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। हालांकि यहाँ आने का उनका मकसद सिर्फ युवराज सम्राट सिंह से मिलना ही नहीं था, बल्कि युवराज यश प्रताप सिंह से भी मिलना था। वह उनसे मिलकर उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। शादी वाले दिन उन्होंने सच में बहुत ज्यादा ड्रामा किया था। सभी मेहमान गेस्ट रूम में जाकर बैठ गए। लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। अब बस अगर कोई बचा था तो वह और कोई नहीं बल्कि सूर्यगढ़ के महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी थे। वे अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे। महाराज विनोद सिंह बहुत बेसब्री से महाराज सूर्यांश का इंतजार कर रहे थे। सभी मेहमान तो गेस्ट रूम में जाकर बैठ चुके थे, लेकिन महाराज विनोद सिंह दरवाजे पर खड़े होकर सूर्यांश के आने की राह देख रहे थे।
लगभग आधे घंटे के भीतर ही महाराज विनोद सिंह को दूर से एक सेना की टोली आती हुई दिखाई दी। उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें आगे खड़े सैनिक के हाथों में एक ध्वज नजर आया। महाराज विनोद सिंह उस ध्वज को देखते ही समझ गए कि यह सूर्यगढ़ का ध्वज था। मतलब ये टोली किसी और की नहीं बल्कि सूर्यगढ़ के महाराज सूर्यांश सिंह की थी। महाराज सूर्यांश सिंह को वहां आता हुआ देखकर महाराज विनोद सिंह बेहद खुश हो गए और उनके भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। वे किसी भी हाल में महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी को नाराज नहीं करना चाहते थे। वे अच्छे से जानते थे कि सूर्यांश सूर्यवंशी कितना दृढ़ निश्चयी इंसान था। उन्हें इंसान कहना गलत होगा। वह तो विजयगढ़ में बहुत ही भव्य तरीके से महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी का स्वागत किया गया। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर सूर्यांश सूर्यवंशी नहीं बल्कि कोई भगवान पधारे हों। सूर्यांश को इन सभी चीजों में कुछ खास रुचि नहीं थी। वो दिखावा करना ज्यादा पसंद नहीं करता था। उसका बस एक ही उसूल था, अच्छे के लिए अच्छा बनो और बुरे के लिए 4 गुना ज्यादा बुरा। सूर्यांश ने बड़े आदर के साथ महाराज विनोद सिंह को प्रणाम किया। सूर्यांश के साथ साथ प्रत्युष और तपिश ने भी विनोद सिंह को प्रणाम किया और वे सभी धीरे धीरे अतिथि भवन की ओर चले गए। वह जगह बहुत बड़ी थी, किसी राजदरबार की तरह। वहां पर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे। तभी अचानक सूर्यांश की भव्य एंट्री हुई। उसकी एंट्री के साथ ही सभी लोग उस पर फूलों की बारिश करने लगे। सूर्यांश का इतना भव्य स्वागत देखकर बाकी राज्यों के महाराज चिढ़ गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। यहाँ के लगभग 70% लोगों को पता था कि सूर्यांश कितना ज्यादा खतरनाक है और बाकी 30% लोगों का अभी तक उससे सामना नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वे कुछ नहीं कह सके। युवराज यश प्रताप सिंह किसी खास सैनिक से बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए थे, जिस कारण उन्होंने सूर्यांश का भव्य स्वागत नहीं देखा। लेकिन सूर्यांश के बैठ जाने के कुछ समय बाद युवराज यश प्रताप सिंह भी चुपचाप आकर बैठ गए। यहां आते ही उनकी नजर सीधा सूर्यांश पर पड़ी और उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। सूर्यांश को एक अलग प्रकार की कुर्सी पर बैठाया गया था, जो बिल्कुल किसी राजा की गद्दी की तरह दिख रही थी। सूर्यांश को इतना विशेष ध्यान मिलने के बावजूद युवराज यश ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक बात गौर करने लायक थी कि सूर्यांश आ चुका था, साथ में प्रत्युष और तपिश भी आए थे, लेकिन राजकुमारी चांदनी कहाँ थी? किसी को भी नहीं पता था कि राजकुमारी चांदनी कहाँ थी, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर खड़े युवराज सम्राट सिंह को अच्छे से मालूम था कि राजकुमारी चांदनी क्या सोच रही थी। अब राजकुमारी चांदनी तो राजकुमारी चांदनी थी, उनका स्वैग ही अलग था। उनकी एंट्री तो एक अलग तरीके से होनी चाहिए थी, जो यहाँ मौजूद सभी लोगों को जिंदगी भर याद रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युवराज सम्राट सिंह ने पहले ही राजकुमारी चांदनी के लिए कुछ खास इंतजाम कर दिए थे। सूर्यांश की कुर्सी बिल्कुल दरवाजे के सामने रखी गई थी, जैसे वह यहाँ का राजा हो, और बाकी सभी लोगों की कुर्सियां पास पास लगी थीं। बीच में कुछ संगीतकार बैठे हुए थे। अचानक सभी संगीतकारों ने एक अलग ही धुन बजानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन सूर्यांश की आंखें सिकुड़ गईं। भले ही इस धुन को कोई और नहीं पहचानता था, लेकिन सूर्यांश इसे बहुत अच्छे से पहचानता था। एक माफिया होने के नाते उसने इसे पहले एक माफिया की पार्टी में सुना था। सबकी नजरें अभी भी संगीतकारों पर ही टिकी थी कि अचानक सभी को महसूस हुआ कि दरवाजे की ओर बहुत सारे लोग अपने हाथों में फूलों की थाल लेकर सिर झुकाए खड़े हो गए, जैसे वे किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। सूर्यांश और युवराज यश प्रताप सिंह उत्सुक होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे कि अब कौन आने वाला है। तभी उन संगीतकारों के बीच में बैठा हुआ एक गायक गाना शुरू करता है, या यूं कहें कि बस अपने होंठ हिलाना शुरू करता है, क्योंकि गाना तो युवराज सम्राट सिंह के स्पीकर से बज रहा था। मखतूल जिगर या बाबा, कातिल है नजर या बाबा, एक महजबी या बाबा, एक नूर ए नगी या बाबा, रब की रुबाई या बाबा, या है तबाही या बाबा, गर्दन सुराही या बाबा, बोली इलाही या बाबा। और ठीक उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला और राजकुमारी चांदनी की एंट्री हुई, जो बहुत ही स्वैग के साथ अपने दोनों तरफ कुछ गार्ड्स लेकर बिल्कुल किसी माफिया क्वीन की तरह अंदर आई। राजकुमारी चांदनी ने ब्लैक कलर की टाइट जीन्स पहनी हुई थी और ऊपर से ब्लैक कलर का फुल स्लीव वाला क्रॉप टॉप पहना हुआ था। इसी के साथ उन्होंने ब्लैक कलर की डेनिम जैकेट भी पहनी हुई थी। बालों की हाई पोनीटेल के साथ ब्लैक गॉगल्स लगाकर राजकुमारी चांदनी बिल्कुल किसी माफिया क्वीन की तरह वॉक करती हुई अंदर आए। अफगान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना, भाई वाह भाई वाह। युवराज यश प्रताप सिंह को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त उनके सामने जो लड़की खड़ी थी,
वो सच में राजकुमारी चांदनी थी। उन्होंने अभी तक राजकुमारी चांदनी को सिर्फ लहंगे में ही देखा था। आज राजकुमारी चांदनी के इस नए अवतार को देखकर युवराज यश प्रताप सिंह एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं सूर्यांश की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। वो खुद एक माफिया किंग था और आज उसे राजकुमारी चांदनी में अपनी माफिया क्वीन दिखाई देने लगी। उसकी आंखों में राजकुमारी चांदनी के लिए बहुत स्नेह था। तभी उसकी नजर अचानक से ही राजकुमारी चांदनी की कमर के पास चली गई, जहां उन्होंने गन फंसाई हुई थी। वो पूरी तरह से माफिया की तरह दिख रही थी। बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भाई वाह भाई वाह। अब इस माहौल में राजकुमारी चांदनी को न जाने क्या शरारत सूझी कि वो बिना किसी झिझक के महाराज सूर्यांश के पास गई और उन्हें हल्का सा धक्का देकर बगल में घास पर गिरा दिया और फिर सूर्यांश की ही कुर्सी पर उनके बगल में बैठ गई। सूर्यांश की कुर्सी बहुत बड़ी थी, जिसमें लगभग 3 लोग आराम से बैठ सकते थे। राजकुमारी चांदनी ने जब देखा कि सूर्यांश को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उन्हें भी कोई सामान्य सी जगह पर बैठने का मन नहीं किया। अफगान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भाई वाह भाई वाह। जिस तरह सूर्यांश को किंग की तरह ट्रीट किया जा रहा था, राजकुमारी चांदनी को भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट चाहिए था। इसीलिए उन्होंने क्वीन की तरह किंग के बगल में बैठकर अपनी जगह बना ली। राजकुमारी चांदनी को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने क्या कर दिया था। एक तरह से उन्होंने ये साबित कर दिया था कि सूर्यांश ही उनके जीवनसाथी होंगे। तभी तो राजकुमारी चांदनी इतने अधिकार के साथ उनके बगल में बैठ गई। यहाँ स्टाइल झाड़ने और हीरो बनने के चक्कर में राजकुमारी चांदनी ने गड़बड़ कर दी थी। साइड में खड़े युवराज सम्राट सिंह ने भी अपना सिर पीट लिया। बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भाई वाह भाई वाह। वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। पहले तो राजकुमारी चांदनी और उनके कपड़ों को देखकर वहां के सारे लोग सदमे में थे, और सबकी हैरानी तब और बढ़ गई जब राजकुमारी चांदनी बेझिझक सूर्यांश के बगल में जाकर बैठ गई, जैसे वो उनकी ही जगह हो। इतना भी कम नहीं था कि उनके ऊपर एक और बिजली गिरी जब महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी ने राजकुमारी चांदनी की इस गलती पर उन्हें सजा देने की जगह मुस्कुराते हुए उन्हें अपने बगल में बैठने दिया। सूर्यांश सच में मुस्कुराते हुए राजकुमारी चांदनी को देख रहा था। उसे वैसे तो राजकुमारी चांदनी से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे तुरंत ही समझ में आ गया कि राजकुमारी चांदनी ने जो किया है वो उन्हें खुद भी नहीं समझ में आया था। सूर्यांश तो पहले ही समझ चुका था कि प्यार और रोमांस के मामले में राजकुमारी चांदनी को कुछ नहीं पता, फिर भी वो खुश था। सबका रिएक्शन तो एक तरफ, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह तो अभी भी अपने होश में नहीं आए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन कुछ दिनों में कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। ओए लख्ते जिगर या बाबा, ओए नूर ए नजर या बाबा, एक तीर है तू या बाबा, मैं चाक जिगर या बाबा। युवराज यश प्रताप सिंह तुरंत ही अपने होश में आ गए और राजकुमारी चांदनी को सूर्यांश के बगल में बैठा हुआ देखकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह एक सेकंड के लिए भी राजकुमारी चांदनी को किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और यहाँ तो राजकुमारी चांदनी सीधा महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी के बगल में बैठ गई थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि सूर्यांश को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। युवराज यश प्रताप सिंह का दिल जलने लगा। राजकुमारी चांदनी अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गई और बड़े ही एटीट्यूड के साथ सूर्यांश को देखने लगी, जैसे कह रही हो, देखो मैं भी तुमसे कम नहीं। सूर्यांश को तो राजकुमारी चांदनी की हरकत पर बहुत हंसी आ रही थी। राजकुमारी चांदनी ने लगभग खुद को किंग की क्वीन घोषित कर दिया था। एक सैनिक अपने हाथों में एक प्लेट लेकर आया जिसमें 2 ग्लास रखे हुए थे और दोनों में गुलाब का शरबत भरा हुआ था, जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। ख्वाजाजी के पास तेरी चुगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा, अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा। ख्वाजाजी के पास तेरी चुगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा, अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा। राजकुमारी चांदनी बहुत ही एटीट्यूड के साथ ग्लास को उठाती है और बहुत ही एलिगेंट तरीके से उसके एक एक सिप लेने लगती है। अगर कोई भी माफिया राजकुमारी चांदनी को इस तरीके से देख लेता तो अपना दिल ही हार बैठता। यूं ही नहीं, सूर्यांश राजकुमारी चांदनी पर अपना दिल हार बैठा था। अचानक से ही सूर्यांश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा, तब उसकी आंखें सर्द हो गईं। यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान राजकुमारी चांदनी को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमारी चांदनी कोई स्वादिष्ट फूल हो और आसपास मौजूद सभी भंवरे उन्हें ललचाई नजरों से देख रहे हों।
सूर्यांश अपने दांत पीस लिया और राजकुमारी चांदनी की तरफ देखा। हाय, उनकी आंखें कितनी खूबसूरत थीं, किसी भी इंसान के दिल पर खंजर की तरह वार कर सकती थीं। हाय शमशीर निगाहें, चाबुक सी अदाएं, ना चीज पे ना चलाना भाई वाह, भाई वाह, बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भाई वाह, भाई वाह। सूर्यांश अपने दांत पीसते हुए जोर से चिल्लाया। अगर अपनी आंखों को सही सलामत रखना चाहते हो तो फिर सब के सब अभी के अभी उनके ऊपर से अपनी नजरें हटा लो। हाय, हमारे महबूब को कोई और देखे तब दिल तो जलता ही है। सूर्यांश का दिल बहुत ही ज्यादा जल रहा था क्योंकि सबकी नजर उसकी वाली पर थी। वहीं सूर्यांश की इतनी भयानक आवाज सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग अपने होश में वापस आ गए। सभी लोग एम्बारोसमेंट की वजह से अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं, लेकिन राजकुमारी चांदनी को यहां पर देखकर युवराज यश प्रताप सिंह एकदम पागल से होने लगे। उन्हें इस वक्त सूर्यांश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कोई बेवकूफ नहीं थे। उन्हें साफ साफ समझ में आ रहा था कि सूर्यांश राजकुमारी चांदनी को पसंद करता है। आखिर युवराज यश प्रताप सिंह भी एक आदमी थे जो किसी दूसरे आदमी की आंखों को देखकर ही उसके दिल का हाल बता सकते थे। वो जानते थे कि महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं है कि वो राजकुमारी चांदनी को अपने साथ रख सके। वहीं राजकुमारी चांदनी अपनी आंखें छोटी करके सूर्यांश को देखने लगी। उसे तो समझ में ही नहीं आया कि अचानक से सूर्यांश को ऐसा क्या हो गया जो वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था। राजकुमारी चांदनी दांत पीसते हुए मन में बोलती, आज इसके अंदर ना जाने कौन सी पिशाचिनी की आत्मा घुस गई है जो ऐसे चिल्ला रहे हैं। इतना सोचकर राजकुमारी चांदनी ने सूर्यांश को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपने गुलाब के शरबत को बड़े ही मजे से एक एक सिप लेकर पीने लगी। सूर्यांश भी जब देखता है कि अब कोई भी इंसान राजकुमारी चांदनी को नहीं देख रहा है तब वो भी रिलैक्स हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर युवराज यश प्रताप सिंह पर चली जाती है। सूर्यांश की नजर सीधी युवराज यश प्रताप सिंह पर चली गई, जो अभी भी राजकुमारी चांदनी को देख रहे थे। सूर्यांश की आंखें संकीर्ण हो गईं। ये पहली बार था जब कोई सूर्यांश से बिना डरे उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। सूर्यांश अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोला, रिलैक्स सूर्यांश, इतने शुभ अवसर पर तुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। सूर्यांश भी महाराज विनोद सिंह की इज्जत करता था, इसलिए वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे महाराज विनोद सिंह का सिर झुक जाए। लेकिन इस वक्त उसे युवराज यश प्रताप सिंह पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह युवराज यश प्रताप सिंह की नजरों में राजकुमारी चांदनी के लिए एक अलग ही एहसास देख पा रहा था। सूर्यांश राजकुमारी चांदनी को देखते हुए बोला, यह मेल्स गेस्ट रूम है, तुम्हें फीमेल वाले गेस्ट रूम में जाना चाहिए था। सूर्यांश ने यह बात जलन में आकर कही थी, लेकिन राजकुमारी चांदनी ने इसे गंभीरता से ले लिया। वो गुस्से से सूर्यांश को देखते हुए बोली, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, मैं अपना खुद का एक साम्राज्य बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे बाकी साम्राज्यों के महाराजाओं से अच्छी तालमेल बनानी होगी। हालांकि राजकुमारी चांदनी एक अंतर्मुखी इंसान थी, जिन्हें किसी से भी बात करना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद वह धीरे धीरे लोगों से घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। सूर्यांश ने अपने आप को शांत कर लिया, पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह अच्छे से जानता था कि राजकुमारी चांदनी कोई ऐसी इंसान नहीं है जिसे आसानी से परेशान किया जा सकता है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि एक अजीब सा नकाबपोश इंसान गेस्ट रूम की खिड़की के बाहर से राजकुमारी चांदनी पर निशाना साध रहा था। उसके हाथ में एक बहुत ही नुकीला तीर और धनुष था, और उसका निशाना सीधा राजकुमारी चांदनी का सिर था। राजकुमारी चांदनी बिना किसी भाव के चुपचाप बैठी हुई सब कुछ देख रही थी। उनका चेहरा बना हुआ था क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग बोरियत से बैठे हुए थे। अचानक ही राजकुमारी चांदनी को कुछ सूझा और वह अपनी जगह से उठकर सबके बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। वह अभी कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने झटके से पीछे पलटकर अपने पास आते हुए तीर को अपने हाथों में पकड़ लिया। राजकुमारी चांदनी की आंखें डरावनी हो गईं। तीर बहुत तेज रफ्तार से उनकी ओर आया था, लेकिन उन्होंने भी उतनी ही तेजी से उसे पकड़ लिया था। राजकुमारी चांदनी पहले से ही जानती थी कि उन पर यहां हमला होने वाला था। किसी और को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन राजकुमारी को पता था कि जिस कुर्सी पर इस वक्त सूर्यांश बैठा हुआ था, उसी के ठीक पीछे लक्ष्य छिपकर बैठा हुआ था। लक्ष्य के अंदर हर हथियार को पहचानने की गजब की क्षमता थी। उसे हथियार से मतलब नहीं था, लेकिन उसने इस बात को नोटिस कर लिया था कि एक तीर और धनुष है, जिसका निशाना राजकुमारी चांदनी थी। इसका आभास होते ही लक्ष्य ने राजकुमारी चांदनी को पहले ही सूचित कर दिया था।
राजकुमारी चांदनी ने भी अपनी घड़ी में डेंजर का मैसेज देख लिया था, इसलिए वह उठकर सबके बीच में आई थी। वहां मौजूद किसी भी इंसान ने यह नहीं सोचा था कि इतने सारे लोगों के बीच कोई राजकुमारी चांदनी पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है। इस पूरी स्थिति में अगर कोई सबसे ज्यादा गुस्से में था तो वह महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी और युवराज यश प्रताप सिंह थे। राजकुमारी चांदनी चाहती तो इस स्थिति को कई तरीकों से संभाल सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर हमला होने दिया क्योंकि वह वहां मौजूद हर एक इंसान को बताना चाहती थी कि वो कमजोर नहीं है। हमला होते ही राजकुमारी चांदनी ने पहले उस तीर को अपने हाथ में पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर सीधे उसी खिड़की की ओर भाग गई। वो किसी साउथ एक्टर की तरह स्टंट मारते हुए पहले खिड़की से बाहर कूद गई और फिर एक दीवार से दूसरी दीवार तक कूदते हुए जल्दी से जल्दी उस पिलर के पास पहुंच गई जहां वो नकाबपोश खड़ा था। नकाबपोश राजकुमारी चांदनी के इस एक्शन को देखकर इतना ज्यादा सदमे में चला गया कि वह वहां से भागना ही भूल गया। उसे होश तब आया जब उसने अपनी गर्दन पर बेहिसाब दर्द महसूस किया। राजकुमारी चांदनी ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी और वैसे ही घसीटते हुए उसे वापस गेस्ट रूम में ले आई। ये सब कुछ मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ही हो गया था। वहां मौजूद सभी लोग सदमे में थे। इस तरह के स्टंट तो वहां के अधिकांश पुरुष भी नहीं कर सकते थे, जिस तरह के स्टंट अभी राजकुमारी चांदनी ने किए थे। हाँ, वहां के लोगों को लड़ाई करना बहुत अच्छे से आता था, लेकिन इतनी स्पीड से दौड़ना उनके लिए संभव नहीं था, जिस गति से अभी राजकुमारी चांदनी ने सबको दिखाया था। सूर्यांश बहुत ही दिलचस्पी के साथ अपनी महिला साथी को देख रहा था, जिसने न केवल माफिया की तरह पोशाक धारण की थी, बल्कि माफिया जैसी हरकतें भी कर रही थी। वहीं युवराज यश प्रताप सिंह को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राजकुमारी चांदनी ऐसा कुछ कर सकती थी। उन्होंने जब भी राजकुमारी चांदनी को देखा था, तब या तो वह रो रही होती थी या फिर लोगों की तेज आवाज से डर जाती थी। लेकिन जब से राजकुमारी चांदनी जंगल से वापस आई थी, तब से ही उनके व्यवहार में बहुत अधिक बदलाव आ चुका था। युवराज यश प्रताप सिंह को यही रूप वाली राजकुमारी चांदनी अधिक पसंद आ रही थी। राजकुमारी चांदनी ऐसे प्रतिक्रिया दे रही थी जैसे वहां पर उनके अलावा कोई और था ही नहीं। उन्होंने उस नकाबपोश की गर्दन पकड़कर उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। राजकुमारी चांदनी ने ये सब इतनी तेजी से किया था कि नकाबपोश को जमीन पर गिरने के 2 मिनट बाद दर्द का एहसास होना शुरू हुआ। वहां मौजूद हर एक इंसान बस यही सोच रहा था कि क्या कोई लड़की इतनी मजबूत हो सकती है। उन्होंने इतनी बड़ी कदकाठी वाले इंसान को एक ही झटके में वहां से घसीटकर यहां तक ले आई और उसे इतनी बुरी तरह से जमीन पर पटक दिया। सूर्यांश यह अच्छी तरह से जानता था कि उनके यहाँ फाइटिंग की ट्रेनिंग में बहुत खास तरह की चालें सिखाई जाती थी। उसके ऊपर से राजकुमारी चांदनी तो पहले से ही एक वैज्ञानिक थी। नकाबपोश को जमीन पर पटकने के बाद राजकुमारी चांदनी अपने दांत पीसते हुए बोली, किसके कहने पर आए थे तुम यहाँ? इतना पूछते ही उन्होंने एक जोरदार किक उस व्यक्ति के सीने पर मार दी। वो व्यक्ति दर्द से तड़प उठा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी पसलियां टूट गई हो। वो इतनी अधिक पीड़ा में था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। राजकुमारी चांदनी उसकी हालत को देखकर और अपने अनुभव के आधार पर समझ चुकी थी कि वो इस वक्त कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। लेकिन बात जो भी हो, राजकुमारी चांदनी को इस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कोई टीवी का रिमोट या फिर टेडी बेयर थोड़ी थी, जिसे कोई भी आकर अपने हिसाब से इस्तेमाल करके चला जाए। वो व्यक्ति कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजकुमारी चांदनी इतनी अधिक गुस्से में थी कि उन्होंने नीचे झुककर उसके बाल पकड़ लिए और एक झटके के साथ उसे घुमाकर उसका सिर जोर से जमीन पर दे मारा। राजकुमारी चांदनी की इस हरकत को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के मन में भय की लहर दौड़ गई। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि सामने खड़ी इतनी दुबली पतली सी लड़की इतनी अधिक क्रूर हो सकती थी। वो बिल्कुल किसी जल्लाद की तरह उस नकाबपोश को पीट रही थी और उसे कुछ भी बोलने का मौका तक नहीं दे रही थी। स्थिति को भांपते हुए सूर्यांश दौड़कर राजकुमारी चांदनी के पास पहुंचा और उन्हें पीछे से पकड़कर खींच लिया। सूर्यांश के हाथ इस वक्त राजकुमारी चांदनी के पेट पर लिपटे हुए थे और राजकुमारी चांदनी अपने हाथ पैर हवा में चलाते हुए गुस्से में चिल्लाई, लीव मी यू बस्टर्ड, अदरवाइज आई विल किल यू। राजकुमारी चांदनी के मुंह से अपने लिए गाली सुनकर सूर्यांश की आंखें छोटी हो गईं, लेकिन उसे पता था कि राजकुमारी चांदनी इस वक्त गुस्से में थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वहीं आसपास मौजूद सभी लोग सदमे में थे। उनमें से किसी को भी राजकुमारी चांदनी की भाषा समझ में नहीं आई, लेकिन वे इतना जरूर समझ गए थे कि राजकुमारी चांदनी सूर्यांश को कुछ अपशब्द कह रही थी।
और सबसे अधिक चौंकाने वाली बात तो ये थी कि राजकुमारी चांदनी के इतनी बदतमीजी करने के बावजूद सूर्यांश कुछ नहीं कह रहे थे। सूर्यांश के चेहरे को देखकर यह साफ समझ में आ रहा था कि उन्हें राजकुमारी चांदनी की भाषा समझ में आ रही थी। वहीं उन लोगों के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो सबसे अधिक गुस्से में था। युवराज यश प्रताप सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। वह तो पहले ही गुस्से में थे क्योंकि राजकुमारी चांदनी पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन अब उन्हें इस बात पर और अधिक गुस्सा आ रहा था कि इस वक्त सूर्यांश के दोनों हाथ राजकुमारी चांदनी के पेट पर लिपटे हुए थे। वो मन ही मन सूर्यांश से नफरत करने लगे थे। वहीं इन सबसे अलग सूर्यांश ने राजकुमारी चांदनी को संभालते हुए दांत पीसकर कहा, स्टूपिड गर्ल, अगर वो मर जाएगा तो तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि उसे किसने भेजा है? राजकुमारी चांदनी, जो अब तक गुस्से में थी, सूर्यांश की बात सुनकर खुद को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करने लगी। वहीं वह नकाबपोश समझ चुका था कि यह लड़की पूरी तरह से सनकी है और कभी भी उसे जान से मार सकती है, और अगर उसने अपने मालिक के बारे में नहीं बताया तो आज उसका मरना तय था। लेकिन अगर उसने अपने मालिक के बारे में बता दिया होता तो भी उसे जान से मार दिया जाता। मिलाकर देखा जाए तो दोनों तरफ से उसका मरना तय था। वह एक गहरी सांस लेता और राजकुमारी चांदनी उसके पास आने ही वाली थी कि उससे पहले ही उसने अपने हाथ में पहनी हुई एक खास तरीके की अंगूठी के हीरे को निकाल लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा और अगले ही पल वह नकाबपोश इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोल चुका था। यहाँ मौजूद सभी लोग इस घटना को एक साधारण हमला समझ रहे थे, लेकिन सूर्यांश समझ चुका था कि राजकुमारी चांदनी के अतीत के कुछ राज अब धीरे धीरे सामने आने वाले थे। वही इंसान जो पिछले कुछ दिनों से राजकुमारी चांदनी को ढूंढ रहा था, उसी ने इस नकाबपोश को राजकुमारी चांदनी पर हमला करने के लिए हायर किया था। अपनी पूरी ताकत लगाकर जांच करने के बाद प्रत्युष और तपिश ने जो भी जानकारी सूर्यांश को राजकुमारी चांदनी के बारे में दी थी, उसके आधार पर कहीं न कहीं सूर्यांश को अंदाजा हो चुका था कि राजकुमारी चांदनी पर हमला किसने करवाया था। इतने शुभ दिन में इतना बड़ा हादसा हो जाने के कारण राजकुमारी चांदनी का मूड खराब हो चुका था। वो उस आदमी की लाश को वहीं छोड़कर गेस्ट रूम से बाहर निकल गई। युवराज यश प्रताप सिंह को वहां देखने के बाद राजकुमारी चांदनी समझ चुकी थी कि राजकुमारी ऐश्वर्या और महारानी सुमित्रा देवी भी वहां आई हुई थीं। वो महारानी सुमित्रा देवी और राजकुमारी ऐश्वर्या से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। सभी महिलाएं फीमेल गेस्ट रूम में बैठी हुई थीं और आपस में अपने अपने राज्यों के बारे में गॉसिप कर रही थीं। वहीं राजकुमारी चांदनी को वहां से बाहर निकलता देख सूर्यांश ने राहत की सांस ली और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। तभी अचानक उसके पीछे लक्ष्य भी बाहर निकला और वह भी राजकुमारी चांदनी के पीछे पीछे जाने लगा। लक्ष्य को अपनी कुर्सी के पीछे छुपकर बैठा हुआ देखकर सूर्यांश की आंखें सिकुड़ गईं। वहीं युवराज यश प्रताप सिंह के भी एक्सप्रेशंस कुछ खास अच्छे नहीं थे। उन्हें पहले से ही लक्ष्य बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने इस बात को अच्छे से नोटिस किया था कि राजकुमारी चांदनी इस इंसान यानी लक्ष्य को अपनी जिंदगी में एक सामान्य व्यक्ति से भी अधिक महत्व देती थी। राजकुमारी चांदनी भागते हुए फीमेल गेस्ट रूम में पहुंच गई, जहां उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई दिए, मतलब बहुत सारी औरतें। राजकुमारी चांदनी सबको नजरअंदाज करते हुए महारानी सुमित्रा देवी के पास गई और उन्हें जोर से गले लगा लिया। इन कुछ दिनों में ही राजकुमारी चांदनी के दिल में महारानी सुमित्रा देवी के लिए एक खास जगह बन गई थी। इतने समय बाद महारानी सुमित्रा देवी को देखकर राजकुमारी चांदनी थोड़ी भावुक हो गई। महारानी सुमित्रा देवी भी अपने ऊपर राजकुमारी चांदनी की इतनी टाइट पकड़ महसूस करके समझ गई कि राजकुमारी चांदनी इमोशनल हो गई है। वो धीरे धीरे राजकुमारी चांदनी की पीठ सहलाने लगी। राजकुमारी चांदनी के महल छोड़कर जाने के बाद महारानी सुमित्रा देवी ने उनसे दोबारा मिलने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन आज राजकुमारी चांदनी को अपने सामने देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। थोड़ी देर बाद राजकुमारी चांदनी ने अपने इमोशंस को काबू में किया और महारानी सुमित्रा देवी से अलग होकर उनके पैर छूकर प्रणाम किया और बोली, माँ, हमने आपको बहुत मिस किया। महारानी सुमित्रा देवी राजकुमारी चांदनी के मिस का मतलब तो नहीं समझ पाई, लेकिन उन्होंने राजकुमारी चांदनी के चेहरे को देखकर ही समझ लिया कि वह क्या कहना चाह रही है। उन्हें बहुत खुशी हुई क्योंकि आज राजकुमारी चांदनी ने उन्हें रानी माँ नहीं बल्कि माँ कहकर पुकारा था। वह भी राजकुमारी चांदनी से अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। वहीं पास में बैठी राजकुमारी ऐश्वर्या और राजकुमारी ध्वनि आपस में बात कर रही थी, लेकिन उनकी नजरें अब महारानी सुमित्रा देवी और राजकुमारी चांदनी पर टिक गईं। राजकुमारी चांदनी को देखकर वे भी भावुक हो गईं।
शादी के दिन दोनों को ही अपने भाई का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वे राजकुमारी चांदनी के पास आईं और उन्हें जोर से गले लगा लिया। पास में खड़ी पद्मा भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। लेकिन उस जगह पर एक इंसान ऐसा भी था जिसे राजकुमारी चांदनी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि कुसुम थी। राजकुमारी चांदनी को इतना खुश देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट रहे थे। अब कुसुम के दिल में वैसे भी युवराज यश प्रताप सिंह के लिए कोई भी भावना नहीं बची थी, क्योंकि युवराज यश प्रताप सिंह ने पहले ही कुसुम के सामने अपनी हैवानियत दिखा दी थी। असल में सार्थक की स्टोरी बुक में जो कुछ राजकुमारी चांदनी के साथ शादी के बाद हुआ था, वही सब इस वक्त कुसुम के साथ हो रहा था। हाँ, युवराज यश प्रताप सिंह ने गुस्से में उसका बलात्कार भी किया था। इन्हीं सभी कारणों से कुसुम के दिल और दिमाग में युवराज यश प्रताप सिंह के लिए नफरत भर गई थी। युवराज यश प्रताप सिंह की हैवानियत के बाद कुसुम को 4 दिन तक होश नहीं आया था। अब कुसुम को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब राजकुमारी चांदनी की वजह से हुआ है। इसीलिए वह भी चाहती थी कि राजकुमारी चांदनी के साथ वही सब कुछ हो। वह अच्छे से जानती थी कि युवराज यश प्रताप सिंह पागलों की तरह राजकुमारी चांदनी के पीछे पड़े हुए हैं और ऐसे में वह राजकुमारी चांदनी को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। कुसुम को बस कुछ ऐसा करना था जिससे राजकुमारी चांदनी युवराज यश प्रताप सिंह के कैद में फंस जाए। राजकुमारी चांदनी के दुबले पतले शरीर को देखकर कुसुम ने अंदाजा लगा लिया था कि युवराज यश प्रताप सिंह की हैवानियत के बाद राजकुमारी चांदनी लगभग 10 दिनों तक बेहोश ही पड़ी रहेंगी। लेकिन यह वो पुरानी राजकुमारी चांदनी नहीं थी जो कमजोर थी। यह वही चांदनी थी जो युवराज यश प्रताप सिंह को ही 10 दिनों तक बेहोश करने की ताकत रखती थी। बस एक बार युवराज यश प्रताप सिंह उन्हें ट्रिगर कर दे। थोड़ी ही देर में पूजा और हवन की सारी तैयारियां पूरी हो गईं। इसके बाद राजकुमारी ध्वनि और युवराज तेज सिंह हवन कुंड के सामने बैठे और विजयगढ़ के पुरोहित मंत्र पढ़ने लगे। सभी मेहमान इसी जगह पर मौजूद थे और सब कुछ देख रहे थे। पूजा की सामग्री के पास एक थाल में सोने का बेहद खूबसूरत मुकुट रखा हुआ था, जिसमें सुंदर मोर के पंख का डिजाइन बना था। आज सुबह से ही युवराज तेज सिंह और राजकुमारी ध्वनि का व्रत था। वे दोनों खाली पेट ही हवन कर रहे थे। वहीं राजकुमारी चांदनी का कुछ और ही दृश्य चल रहा था। उन्हें पहले भी पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी और अब भी नहीं थी। अपने पुनर्जन्म के बाद से भले ही राजकुमारी चांदनी भगवान को मानने लगी थी, लेकिन वे पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर दिल से याद किया जाए तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे, लेकिन अगर मन में छल कपट हो तो कितना भी बड़ा यज्ञ करा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर तुम्हारा दिल सच्चा होता तो भगवान तुम्हारे अंदर ही वास करते। राजकुमारी चांदनी पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उनके समय में ये सारे फूल विलुप्त हो चुके थे। असल में धरती के लोग पौधे लगाने से ज्यादा उखाड़ने पर भरोसा रखते थे। राजकुमारी चांदनी इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचकर थोड़ा उदास हो गई और मन ही मन तय किया कि वह कम से कम इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होने देगी। वह पूजा को अनदेखा करते हुए बाहर चली गई, जहां लक्ष्य खड़ा था। राजकुमारी चांदनी लक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से एक खाली जगह पर गई और अपने ब्रेसलेट से अपने लैब में चली गई, जहां से उसने एक बेहद ही एडवांस्ड शूज निकाल लिए। वो वापस असली दुनिया में आई और उन जूतों को पहन लिया। फिर उसने एक बटन दबाया, जिसके बाद जूतों के नीचे से 4 चक्के बाहर निकल आए। राजकुमारी चांदनी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए उन स्केट शूज के साथ पूरे महल का चक्कर लगाने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। वैसे भी उसे पता था कि ज्यादातर लोग, कम से कम 70% लोग इस वक्त पूजा में थे, तो अभी स्केट शूज से मजे करते वक्त उसे ट्रैफिक की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो पूरी स्पीड में आगे की तरफ जा रही थी, तभी उसे वहां पर हल्का सा ढलान दिखाई दिया। ये ढलान ग्राउंड फ्लो और फर्स्ट फ्लो को जोड़ता था। अब इस फिसलन भरे रास्ते पर पहुंचते ही राजकुमारी चांदनी का दिमाग घूम गया और उसकी स्पीड हद से ज्यादा तेज हो गई। राजकुमारी चांदनी अवाक हो गई थी। उसे हर हाल में खुद को रोकना था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। जैसे जैसे वह नीचे उतर रही थी, उसकी स्पीड और भी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसकी नजर सामने से थोड़ी दूरी पर गई, जहां से कुछ लोग उसी दिशा में आ रहे थे। राजकुमारी चांदनी ने अपने मन में ही माप लिया और उसे समझते देर नहीं लगी कि बहुत जल्द उसका एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। राजकुमारी चांदनी लक्ष्य को कुछ बोलना तो चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसे लक्ष्य को कुछ भी बताना सही नहीं लगा। लक्ष्य दिमाग से पैदल था, मतलब वो एक रोबोट था। अगर राजकुमारी चांदनी उसे खुद को रोकने के लिए कहती, तो लक्ष्य बिना कुछ सोचे समझे उसे सीधा ही रोक देता, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट लगती।
जैसे ही सामने के लोग राजकुमारी चांदनी की आंखों के सामने आए, उसकी आंखें छोटी हो गईं क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि युवराज यश प्रताप सिंह थे। अभी तक जो राजकुमारी चांदनी डर रही थी, अब वो पूरी तरह भावशून्य हो गई। लेकिन देखने वाला कोई भी इंसान उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आराम से देख सकता था। युवराज यश प्रताप सिंह, जो अपने राज्य के सेनापति से बातें करते हुए आ रहे थे, अचानक ही उनकी नजर भी राजकुमारी चांदनी पर चली गई। उसे अपनी तरफ इतनी रफ्तार से आता देख युवराज यश प्रताप सिंह का भी दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। वो कुछ सोचते, कुछ करते या फिर रास्ते से हटते, इससे पहले ही राजकुमारी चांदनी उन तक पहुंच चुकी थी और अगले ही पल युवराज यश प्रताप सिंह जमीन पर पड़े हुए थे और राजकुमारी चांदनी उनके ऊपर थी। अचानक इतनी तेजी से गिरने के कारण युवराज यश प्रताप सिंह को खुद को संभालने और स्थिति को समझने में 2 मिनट लग गए। राजकुमारी चांदनी को तो अच्छा स्पीड ब्रेकर मिल गया था, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल चोट नहीं लगी थी। उसके हिस्से की सारी चोट युवराज यश प्रताप सिंह ने अपने ऊपर ले ली थी। युवराज यश प्रताप सिंह ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पलक झपकते ही वो आसमान से जमीन पर पटक दिए जाएंगे। वहां मौजूद बाकी के सभी लोग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके राजकुमारी चांदनी और युवराज यश प्रताप सिंह को देख रहे थे। अभी किसी का भी ध्यान राजकुमारी चांदनी के स्केट शूज पर नहीं गया था, क्योंकि सबका ध्यान तो युवराज यश प्रताप सिंह पर था, जो अभी तक सदमे में थे। वे धीरे धीरे सारी स्थिति को समझने लगे। राजकुमारी चांदनी का उनके करीब बहुत तेजी से बढ़ना और इतनी जोरदार टक्कर लगना, जिससे युवराज यश प्रताप सिंह का सिर तक हिल गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके दांत पीस लिए और खड़े होते ही राजकुमारी चांदनी पर चिल्लाते हुए बोले, यह क्या बदतमीजी है चांद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा मजाक करने की। लेकिन वह अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि राजकुमारी चांदनी तो वहां थी ही नहीं। माहौल की गंभीरता को देखकर वो पहले ही रफूचक्कर हो चुकी थी। राजकुमारी चांदनी को वहां से गायब देखकर युवराज यश प्रताप सिंह अपने दांत पीस लेते थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पलक झपकते ही उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि उनके सिर के पीछे हल्की सी चोट लगी थी, लेकिन वह अपने एटीट्यूड में हीरो वाली पोजीशन को मेंटेन रखते हुए किसी को कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझते थे। वह अपने पैर पटकते हुए वहां से चले गए। आज का दिन उनकी बहन राजकुमारी ध्वनि के लिए बहुत खास था। आज वह राजकुमारी ध्वनि से महारानी बनने जा रही थी, और आज के दिन युवराज यश प्रताप सिंह किसी भी प्रकार का बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक नजर पलटकर उस रास्ते को देखा जहां से राजकुमारी चांदनी भागी थी, और फिर वो पूजा में चले गए। वहीं इन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि दूर से प्रत्युष भी इन सभी चीजों को देख रहा था। सिर्फ देख ही नहीं रहा था, बल्कि इन सभी चीजों की वीडियो भी बना रहा था। अब देखो, बेशक इन लोगों के पास इंटरनेट जैसी चीज उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये लोग भी कोई पुराने जमाने के नहीं थे। ये लोग 2024 से आए हुए थे, जहां पर मोबाइल जैसी चीजें होती ही थीं। और सबसे बड़ी बात, साइंस के हर स्टूडेंट को पता होता था कि बैटरी कैसे बनाते हैं और कैसे उसे चार्ज करते हैं। ये सब अपने कचरे के डिब्बे जैसे फोन को चार्ज करने का जुगाड़ करके बैठे हुए थे। प्रत्युष अपनी बत्तीसी चमकाते हुए बोला, वाह, क्या खजाना हाथ लगा है मेरे। ये लड़की सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, थोड़ी एरोगेंट जरूर है, घमंडी भी है, बदतमीज भी है, और सबसे बड़ी बात, मारती भी है, लेकिन मजेदार है। अभी प्रत्युष इतना ही बोल पाया था कि अगले ही पल उसे अपनी पीठ पर बहुत तेज दर्द हुआ और वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया, क्योंकि पीछे से राजकुमारी चांदनी ने उसकी पीठ पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया था। राजकुमारी चांदनी ने प्रत्युष के मुंह से अपनी सारी तारीफें सुन ली थी, जिसकी वजह से उनका दिमाग गुस्से से गर्म हो चुका था। आज ऐसा लग रहा था जैसे जितनी शिद्दत से प्रत्युष ने राजकुमारी चांदनी की तारीफ की थी, उतनी ही शिद्दत से उसे आज मार पड़ने वाली थी। बेचारे प्रत्युष को तो एकदम से समझ में ही नहीं आया कि अचानक से उसके साथ क्या हो गया। राजकुमारी चांदनी के वार से प्रत्युष को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई झाड़ू है, जिसे जमीन पर पटक पटक कर घर की सफाई की जाती है। बिल्कुल उसी तरह राजकुमारी चांदनी ने उसे उठाकर पटक दिया। वो अपनी चोट को महसूस करते ही समझ गया था कि उसे किस देवी ने मारा है। प्रत्युष ने अपना मुंह बना लिया और राजकुमारी चांदनी को देखने लगा। राजकुमारी चांदनी उसे गुस्से से घूर रही थी। प्रत्युष कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही राजकुमारी चांदनी गुस्से से उसे घूरते हुए वहां से चली गई। राजकुमारी चांदनी को जाते हुए देखकर प्रत्युष का मुंह और ज्यादा बन गया। वह खुद से मन ही मन बोला, ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। फिर वह भी वहां से चला गया।
राजकुमारी चांदनी पूरे महल में घूम रही थी, तभी उसकी नजर एक इंसान पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो कुसुम थी, जो पूजा में बैठने के बजाय चोरों की तरह इधर उधर देख रही थी। राजकुमारी चांदनी तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही समझ गई थी कि कुसुम यहाँ से भागने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रही थी। राजकुमारी चांदनी को समझ नहीं आया कि कुसुम भागना क्यों चाहती थी। आखिर वो खुद युवराज यश प्रताप सिंह से विवाह करना चाहती थी, और अब जब उसका विवाह हो चुका था तो भागने का क्या मतलब था। राजकुमारी चांदनी किसी से डरती नहीं थी, इसलिए वो बिना डरे कुसुम के सामने जाकर खड़ी हो गई। वहीं जब कुसुम ने राजकुमारी चांदनी को अपने सामने खड़ा देखा तो गुस्से से उसका खून खौल उठा। कुसुम को ऐसा लग रहा था कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार राजकुमारी चांदनी ही थी। वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगी और सीधे खड़ी होकर राजकुमारी चांदनी को एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। उसके अंदर सच में राजकुमारी चांदनी के लिए बहुत नफरत भरी हुई थी। उसका थप्पड़ राजकुमारी चांदनी तक पहुंच पाता उससे पहले ही राजकुमारी चांदनी ने बहुत ही सहजता से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी शक्ल देखकर कोई भी बता सकता था कि वह कुसुम को जरा भी गंभीरता से नहीं ले रही थी। राजकुमारी चांदनी जानती थी कि कुसुम मक्खी की तरह थी, जो फड़फड़ाती बहुत थी, लेकिन अगर ध्यान से पकड़कर मसल दिया जाए तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती थी। राजकुमारी चांदनी ने कुसुम के हाथ को मरोड़ दिया और दांत पीसते हुए बोली, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, जो मुझसे भिड़ने की गलती कर रही हो। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में पकड़ाने में। इस वक्त राजकुमारी चांदनी भी धीरे धीरे गुस्से में आ रही थी। उसे यह नहीं पता था कि विवाह के दिन कुसुम को युवराज यश प्रताप सिंह ने गायब करवा दिया था। राजकुमारी चांदनी को भी यही लग रहा था कि अगर कुसुम विवाह के दिन गायब नहीं हुई होती तो इतना सारा ड्रामा हुआ ही नहीं होता। उसके अनुसार इस पूरे ड्रामे के पीछे की असली वजह कुसुम थी, जो शादी छोड़कर भाग गई थी। इधर अपना हाथ मरोड़े जाने की वजह से कुसुम को बहुत दर्द हो रहा था। राजकुमारी चांदनी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और झटके से उसका हाथ छोड़कर वहां से चली गई। राजकुमारी चांदनी के झटका देने की वजह से कुसुम तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और उसे काफी चोट भी आई। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, जितने पंख फैलाने हैं फैला लो चांदनी, एक दिन तुम्हारे यही पंख ऐसे काटूंगी कि दोबारा उड़ना तो दूर, चलने लायक भी नहीं बचोगी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी चांदनी इस वक्त सूर्यांश को ढूंढ रही थी। पूजा के दौरान सूर्यांश वहां मौजूद था, लेकिन थोड़ी ही देर में वह वहां से निकल चुका था। वो कुछ देर सोचती रही, फिर महल के एक सैनिक से सूर्यांश के बारे में पूछने लगी। तब उसे पता चला कि महाराज विनोद सिंह ने सूर्यांश के लिए एक खास कक्ष बनवा कर रखा था। राजकुमारी चांदनी बिना कुछ सोचे समझे सीधे सूर्यांश के कक्ष की तरफ बढ़ गई। वो बेशर्मों की तरह गुस्से में दंदनाते हुए सूर्यांश के कक्ष में घुस गई, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। सूर्यांश मात्र एक तौलिए में आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल बना रहा था। महल में आमतौर पर कोई भी किसी के कक्ष में जाने से पहले सैनिक उसे सूचित कर देते थे। इसी बात को सोचकर सूर्यांश बेफिक्र था। लेकिन राजकुमारी चांदनी तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से सूर्यांश के कक्ष में पहुंच गई थी। यहां तक कि सैनिकों को भी उसे रोकने का मौका नहीं मिला। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसकी नजर सीधे सूर्यांश पर पड़ी, जो सिर्फ एक तौलिए में था। सूर्यांश की मस्कुलर बॉडी को देखकर उसकी आंखें और भी बड़ी हो गईं। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी पुरुष को बिना कपड़ों के देखा था। अगर यहाँ कोई सामान्य लड़की होती तो वो शर्म से लाल पड़ जाती, लेकिन ये राजकुमारी चांदनी थी। राजकुमारी चांदनी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, उल्टा वो बेशर्मों की तरह अपनी आंखें फाड़कर सूर्यांश के शरीर को देख रही थी। उसके 8 पैक एब्स बेहद आकर्षक लग रहे थे। सूर्यांश को भी तुरंत समझ आ गया कि राजकुमारी चांदनी क्या कर रही थी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे राजकुमारी चांदनी की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। सूर्यांश के 8 पैक एब्स को अपनी ओर आता हुआ देखकर राजकुमारी चांदनी की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके दिल को क्या हो रहा था, लेकिन उसकी नजर एक पल के लिए भी सूर्यांश से नहीं हटी। सूर्यांश ने एक शैतानी मुस्कान के साथ राजकुमारी चांदनी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने एब्स पर रख दिया। राजकुमारी चांदनी को एहसास भी नहीं हुआ कि उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वह अपने चेहरे को भावहीन बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म के भाव आ चुके थे। वो सूर्यांश के एब्स को दबाने लगी। सूर्यांश ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। राजकुमारी चांदनी का इस तरह उसे छूना उसे गहराई तक महसूस हो रहा था।
धीरे से सूर्यांश ने अपने दोनों हाथों को राजकुमारी चांदनी की कमर पर रख दिया। राजकुमारी चांदनी बिना किसी भावना के सूर्यांश के शरीर को छूकर महसूस कर रही थी, जबकि सूर्यांश की सांसें भारी होने लगी थी। वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे अपना नियंत्रण टूटता महसूस हुआ, तब उसने राजकुमारी चांदनी के दोनों गाल जोर से दबा दिए, जिससे उसका मुंह खुल गया। राजकुमारी चांदनी ने अपनी आंखें सनकरी कर ली और सूर्यांश को घूरने लगी। वो कुछ करती इससे पहले ही सूर्यांश ने उसके होठों को अपने होठों से छू लिया और उसे गहरे जुनून के साथ चूमने लगा। सूर्यांश की इस हरकत से राजकुमारी चांदनी बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसे अपने अंदर तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन वो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। जो इंसान दिन भर केमिकल्स और गैजेट्स में डूबा रहता हो, वह प्यार जैसी भावना को नहीं समझ सकता। लेकिन यहाँ राजकुमारी चांदनी पर कुछ तो असर हो रहा था। सूर्यांश ने राजकुमारी चांदनी की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। राजकुमारी चांदनी को सूर्यांश के शरीर की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। सूर्यांश अच्छे से जानता था कि उसके कमरे में उसकी अनुमति के बिना कोई नहीं आ सकता, सिवाय राजकुमारी चांदनी के, क्योंकि दुनिया की कोई भी रोक टोक उसे नहीं रोक सकती थी। अपने नियंत्रण से बाहर होते हुए उसने झटके से राजकुमारी चांदनी की जैकेट उतारकर जमीन पर फेंक दी और पूरा जोर लगाकर उसके होठों को कसकर किस करने लगा। राजकुमारी चांदनी का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। उसे बहुत कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन अपने अभिमान में वो कुछ भी स्वीकारने को तैयार नहीं थी। राजकुमारी चांदनी को एहसास भी नहीं हुआ कि कब उसने अपने हाथ सूर्यांश की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिए थे। सूर्यांश ये समझ चुका था कि राजकुमारी चांदनी को कुछ न कुछ तो महसूस हो रहा था। सूर्यांश ने एक हल्की मुस्कान के साथ राजकुमारी चांदनी का हाथ थाम लिया और अगले ही पल उसे अपनी ओर खींच लिया। अचानक हुए इस स्पर्श से चांदनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही सूर्यांश ने उसे हल्के से बिस्तर पर गिरा दिया। चांदनी की सांसें तेज हो गईं। उसने उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देखी, एक ऐसी भावना जिसे वो शब्दों में नहीं ढाल पा रही थी। सूर्यांश उसके बेहद करीब आ चुका था। उसकी गर्म सांसें चांदनी के चेहरे को छू रही थी, जिससे उसकी धड़कन और भी तेज हो गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। सूर्यांश ने उसके माथे पर धीरे से अपने होंठ रख दिए, जिससे एक हल्की सिहरन उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। चांदनी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका दम घुटने लगा है। सूर्यांश की निकटता इतनी तीव्र थी कि वो सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। उसने हल्का सा कराहते हुए सांस लेने की कोशिश की, और जैसे ही सूर्यांश को इसका एहसास हुआ, उसने तुरंत खुद को पीछे कर लिया। उसने उसकी हथेलियां अपने हाथों में लेकर हल्के से दबाई और उसके चेहरे को गौर से देखा। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। चांदनी ने धीमे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। शायद ये सब उसके लिए बहुत जल्दी हो रहा था। सूर्यांश ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे से कुछ बिखरी हुई लटों को हटाते हुए उसके गालों को हल्के से छू लिया। मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। चांदनी की आंखों में असमंजस और भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और अपने जैकेट को उठाकर पहना। उसने सूर्यांश को एक पल के लिए देखा, जो अभी भी उसी स्थिति में बैठा था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसने खुद को संयमित कर लिया था। चांदनी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई, लेकिन उसके दिल में अजीब सी उथल पुथल मची थी। वहीं सूर्यांश ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह जानता था कि उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया था, और आज अगर चांदनी उसे नहीं रोकती, तो वह एक बड़ी गलती कर बैठता। उसने उठकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और खुद से एक वादा किया, वो कभी भी अपनी भावनाओं को इतनी हद तक हावी नहीं होने देगा कि वो चांदनी की असहजता को न समझ सके। सूर्यांश के कमरे से बाहर निकलने के बाद राजकुमारी चांदनी बगीचे की तरफ चली गई। उनका चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। हाँ, उन्हें सूर्यांश की हरकत पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती थी कि उन्हें सूर्यांश की हरकत दिल ही दिल में बहुत पसंद भी आई थी। बगीचे में आकर राजकुमारी चांदनी पेड़ की छांव में बैठ गई और आसमान की तरफ देखते हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो अपनी दुनिया से दूर किसी और ही दुनिया में चली जाएंगी। यहाँ आने के बाद उनके साथ बहुत कुछ हो चुका था। उन्हें इतने सारे प्यार करने वाले लोग मिल गए और दुश्मनों की तो कोई कमी ही नहीं थी। पहले तो युवराज यश प्रताप सिंह,
राजकुमारी चांदनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो राजकुमारी चांदनी के पीछे ही पड़ गए। शादी वाले दिन कुसुम को फंसाकर खुद ही भाग जाना और मंदिर में किडनैप होकर सीधे सूर्यांश के पास पहुंच जाना। सूर्यांश के बारे में सोचते ही एक बार फिर से राजकुमारी चांदनी का चेहरा लाल हो गया। लेकिन राजकुमारी चांदनी इस बात से अनजान थी कि उनका शर्म से लाल चेहरा दूर खड़े युवराज यश प्रताप सिंह देख रहे थे। पहले तो युवराज यश प्रताप सिंह को समझ में नहीं आया कि राजकुमारी चांदनी क्या कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उन्हें राजकुमारी चांदनी का लाल चेहरा दिख गया और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शर्म भरी मुस्कुराहट भी नजर आ गई। राजकुमारी चांदनी को शर्माते हुए देखकर युवराज यश प्रताप सिंह की आंखें छोटी हो गईं। वो सोचने लगे कि राजकुमारी चांदनी आखिर क्यों शर्मा रही है। एक इंसान 3 ही मौकों पर शर्माता है। किसी लड़की के साथ रोमांस करने के बाद, अपने पसंदीदा व्यक्ति के बारे में सोचते हुए, अपनी कोई खास गलती पकड़े जाने के बाद। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजकुमारी चांदनी को देखकर युवराज यश प्रताप सिंह इतना तो समझ चुके थे कि वह उन लोगों में से नहीं है जो अपनी किसी गलती पर शर्माने लगे। राजकुमारी चांदनी गजब की इंसान थी। वो तो सामने वाले को दिखाकर जानबूझकर गलतियां करती थी और फिर डेविल स्माइल देते हुए चली जाती थी। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि या तो वह किसी के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी या फिर किसी के साथ रोमांस करके आई थी और अब मुस्कुरा रही थी। लेकिन राजकुमारी चांदनी सूर्यांश के साथ रोमांस कर सकती थी क्या? क्योंकि सूर्यांश तो बहुत घमंडी और गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके आसपास कोई लड़की जल्दी भटकती भी नहीं थी। हो सकता है कि राजकुमारी चांदनी किसी के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही हो, लेकिन किसके बारे में? इन सभी विचारों में खोए युवराज यश प्रताप सिंह को अचानक याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले ही राजकुमारी चांदनी की टक्कर उन्हीं से हुई थी। तो क्या ये हो सकता है कि राजकुमारी चांदनी उन्हीं के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी? इस ख्याल से युवराज यश प्रताप सिंह के चेहरे पर भी जंग जीत लेने वाली मुस्कुराहट आ गई। लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह के बगल में खड़े उनके सेनापति ने राजकुमारी चांदनी को महाराज सूर्यांश के कक्ष से बाहर निकलते हुए देख लिया था। वह समझ चुका था कि राजकुमारी चांदनी सूर्यांश की वजह से ही शर्मा रही थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस बात को युवराज यश प्रताप सिंह को बता सके। युवराज यश प्रताप सिंह मन ही मन मुस्कुराते हुए राजकुमारी चांदनी को देख रहे थे, जो आलस में पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही सुनसान जंगल था, जहां एक अजीब सी गुफा स्थित थी। उस गुफा के बाहर एक आदमी खड़ा था, जिसने बिल्कुल राजा महाराजा की तरह कपड़े पहने हुए थे। वो अपने कुछ सैनिकों के साथ खड़ा था। उस इंसान के चेहरे पर इस वक्त बहुत अजीब से भाव थे। वो बहुत ध्यान से उस गुफा को देख रहा था। वो गुफा बहुत ही रहस्यमय और अजीब लग रही थी। इस गुफा के अंदर लाल और नीले रंग के बेहद ही खूबसूरत हीरे रखे हुए थे। एक नहीं बल्कि कम से कम 400 हीरे वहां मौजूद थे। एक तरह से कहा जाए तो इस गुफा के अंदर खजाना था, लेकिन इस खजाने को पाने के लिए न जाने कितने राज्यों के लोग पीछे पड़े हुए थे। कोई नहीं जानता था कि इस गुफा के दरवाजे को कैसे खोला जाता है, सिवाय एक राज्य के महाराज के। विजयगढ़, प्रतापगढ़ और सूर्यगढ़ का पड़ोसी राज्य मागढ़ था, और इसके महाराज भानु प्रताप को सब कुछ पता था। वह जानते थे कि इस गुफा के दरवाजे को कैसे खोला जा सकता है। ये गुफा, चाहे कोई भी इंसान कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, नहीं खुल सकती थी, क्योंकि इसे खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं थी। इसे केवल एक खास इंसान ही खोल सकता था, और यह गुफा अपने आप ही उस इंसान को पहचान सकती थी। उस इंसान की आंखों में आंखें डालकर 10 मिनट तक देखने के बाद ये गुफा खुद ब खुद खुल जाती थी। गुफा के बाहर एक खास प्रकार का पत्थर था, जिसके अंदर छोटा सा शीशा लगा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल किसी कैमरे की तरह लग रहा था। बस इसी पत्थर के छोटे से शीशे से आंख में आंख मिलाकर देखना था। अगर इंसान सही निकला, तब दरवाजा अपने आप खुल जाता। लेकिन आज तक भानु प्रताप को वह इंसान मिला ही नहीं, जिसके जरिए इस दरवाजे को खोला जा सकता था। यह मायावी और रहस्यमयी गुफा वहां के लोगों के लिए थी, लेकिन अगर आधुनिक भाषा में बात करें, तो इस गुफा के उस छोटे से हिस्से में एक सेंसर लगा हुआ था। वो पत्थर का छोटा सा शीशा कोई साधारण शीशा नहीं था। वह एक आई स्कैनर मशीन थी, जो किसी खास इंसान की आंखों को स्कैन करने के बाद ही इस गुफा के दरवाजे को खोल सकती थी। महाराज भानु प्रताप अच्छी तरह से जानते थे कि इस गुफा के दरवाजे को किसकी आंखों की मदद से खोला जा सकता है। वो एक लड़की थी, एक ऐसी लड़की जिसे अब तक सबने भानु प्रताप की नजरों से छुपा कर रखा हुआ था। भानु प्रताप ने अपने एक सैनिक के हाथ से सफेद रंग का कपड़ा ले लिया, जिस पर एक लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी।
उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। लेकिन गुफा के बाहर खड़े भानु प्रताप के लिए राजकुमारी चांदनी की खूबसूरती का कोई मायने नहीं था। उन्हें तो बस उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं, वही आंखें जिनके जरिए इस गुफा को खोला जा सकता था। उस सफेद कपड़े पर बनी हुई तस्वीर में राजकुमारी चांदनी मात्र 15 साल की दिख रही थी। ये तस्वीर तब की थी जब वो गलती से पहली बार महाराज भानु प्रताप के सामने आ गई थी। उसी समय भानु प्रताप समझ गए थे कि इस गुफा को केवल राजकुमारी चांदनी की आंखें ही खोल सकती हैं। उन्होंने उसी वक्त राजकुमारी चांदनी को अगवा कर लिया था और उसके जरिए दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी। छोटी और डरपोक राजकुमारी चांदनी बहुत डरी हुई थी और रो रही थी। लेकिन उसकी आंखों को स्कैन करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि दरवाजे के अनुसार जब तक राजकुमारी चांदनी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वो नहीं खुल सकता था। ये जानकर भानु प्रताप बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने राजकुमारी चांदनी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। छोटी और मासूम राजकुमारी चांदनी बहुत जोर जोर से रोने लगी थी। वह इतनी ज्यादा डर गई थी कि वहां मौजूद सभी से अपने हाथ छुड़ाकर जंगल की ओर भागने लगी। वहां खड़े सभी लोगों को तुरंत समझ में आ गया कि राजकुमारी चांदनी भाग रही है। अगर वह यहां से भागने में कामयाब हो जाती तो गुफा का दरवाजा नहीं खुल सकता था। सभी सैनिक राजकुमारी चांदनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। छोटी सी राजकुमारी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और लगातार रो रही थी। तभी उसे दूर एक पालकी दिखाई दी। खुद को बचाने के लिए वो भागकर उस पालकी में जाकर छुप गई। ये पालकी रानी सुमित्रा देवी का था। महारानी सुमित्रा देवी इस जंगल में अपने कुल देवी के पूजा के लिए आई थी, जो इस घने जंगल के बीचों बीच था। वो बहुत ही पुराना मंदिर था और अपने सैनिकों के साथ महारानी सुमित्रा देवी यहाँ पूजा करने के लिए आई थी। पूजा करने के बाद जब महारानी सुमित्रा देवी अपनी पालकी में वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी पालकी के अंदर एक छोटी डरी सहमी सी बच्ची थी, जिसे बहुत चोट लगी हुई थी। वो बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि एक पल के लिए महारानी सुमित्रा देवी उसे देखती ही रह गईं। अगले ही पल उनके दिमाग में ख्याल आया कि इस बच्ची का चेहरा किसी से बहुत मिलता जुलता है। थोड़ी देर सोचने के बाद अचानक ही महारानी सुमित्रा देवी ने उस बच्ची से पूछा, बेटा, क्या तुम्हारी माँ का नाम जैस्मिन है? क्या तुम मागढ़ में रहती हो? वो बच्ची यानी राजकुमारी चांदनी बेहद मासूमियत से बोली, जी काकी, हमारी माँ का नाम जैस्मिन है और वह पहले मागढ़ की महारानी हुआ करती थी, लेकिन हमारे चाचा जी ने हमारे पिताजी की हत्या कर दी और हमारा राज्य हमसे छीन लिया। इतना कहकर राजकुमारी चांदनी रोने लगी और रोते रोते आगे बोली, उन्होंने हमारी माँ को पकड़कर कैद कर लिया है और हमें भी पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने हमें बहुत मारा। आपको पता है, पता नहीं क्यों, लेकिन हमारी माँ हमेशा ही हमें सबसे छिपाकर रखती थी। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन हमारे अपने ही परिवार के लोगों ने हमें कभी नहीं देखा था। और जिस दिन उन लोगों ने हमारा चेहरा देखा, उसके बाद उन्होंने हमारी माँ को कैद में डाल दिया। हम अपनी माँ को बचा भी नहीं पाए। इतना कहते ही राजकुमारी चांदनी फिर से रोने लगी। राजकुमारी चांदनी मागढ़ की राजकुमारी थी, लेकिन उसे दुनिया से छिपाकर रखा गया था। उसकी माँ महारानी जैस्मिन ने उस गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशेष सेंसर लगा दिया था, जिसे केवल राजकुमारी चांदनी की आंखें ही खोल सकती थी। लेकिन ये भी तभी संभव था जब वो 18 वर्ष की हो जाती। इसीलिए जैस्मिन निश्चिंत थी कि उनकी बेटी को 18 साल तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही वजह थी कि भानु प्रताप भी राजकुमारी चांदनी को जान से नहीं मारना चाहते थे। राजकुमारी चांदनी ने अपनी छोटी सी समझ के अनुसार जो कुछ भी देखा और समझा था, वो सब उसने महारानी सुमित्रा देवी को बता दिया। भले ही राजकुमारी चांदनी मासूम थी, लेकिन महारानी सुमित्रा देवी बहुत समझदार थी। उन्हें तुरंत ही समझ में आ गया कि मागढ़ में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब राजकुमारी चांदनी 18 वर्ष की हो जाएगी, तब उसे गुफा का द्वार खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और फिर उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये सोचकर महारानी सुमित्रा देवी राजकुमारी चांदनी को अपने साथ महल ले आए। वो अपनी सबसे प्रिय मित्र जैस्मिन की बेटी को सुरक्षित रखना चाहती थी। महारानी सुमित्रा देवी बहुत ही नेकदिल महिला थी और उनके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं था। वो केवल दिल से राजकुमारी चांदनी की रक्षा करना चाहती थी। 6 महीने में एक बार होने वाली तलवारबाजी प्रतियोगिता के विजेता ने अपने महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें सभी राज्यों के राजा रानियों को आमंत्रित किया गया था। यही वो जगह थी जहां पहली बार महारानी सुमित्रा देवी और महारानी जैस्मिन की मुलाकात हुई थी। दोनों को एक दूसरे का स्वभाव इतना पसंद आया था कि वहीं उनकी गहरी मित्रता हो गई।
समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई, लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि जैस्मिन और महारानी सुमित्रा देवी का संपर्क बंद हो गया। महारानी सुमित्रा देवी हमेशा जैस्मिन की चिट्ठी या उसके आने का इंतजार करती रही, लेकिन जैस्मिन कभी आई ही नहीं और ना ही उसकी कोई चिट्ठी आई। लेकिन आज अपनी आंखों के सामने जैस्मिन की परछाई को देखकर महारानी सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो जैस्मिन की सबसे प्रिय मित्र थी, लेकिन उन्हें ये तक पता नहीं था कि जैस्मिन की एक बेटी भी है। राजकुमारी चांदनी की बातें सुनकर महारानी सुमित्रा देवी समझ चुकी थी कि उसकी मां जैस्मिन को भानु प्रताप ने महल में कैद कर रखा है। जैस्मिन ने अपनी चतुराई से राजकुमारी चांदनी को महल से भगा तो दिया था, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाई थी। राजकुमारी चांदनी को अपने साथ ले जाते समय महारानी सुमित्रा देवी ने स्वयं से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह राजकुमारी चांदनी को इतना सक्षम बना देंगी कि एक दिन वह स्वयं मांगढ़ जाकर अपने शत्रुओं का अंत करेगी और अपनी मां को सही सलामत वापस लेकर आएगी। लेकिन जब महारानी सुमित्रा देवी राजकुमारी चांदनी को अपने साथ महल में लेकर आई, तब राजकुमारी चांदनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। इसका कारण ये था कि उसने अपनी आंखों के सामने अपने चाचा को अपनी मां को हंटर से मारते हुए देखा था। और तो और, जब राजकुमारी चांदनी की मां महल छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी, तब 4 गुंडों ने उन्हें घेर लिया था। उन्होंने राजकुमारी चांदनी को बचाने के लिए डांटकर उसे एक पेड़ के पीछे छुपा दिया था। लेकिन उन 4 गुंडों ने महारानी जैस्मिन को घेर लिया और अपने हाथों में पकड़े डंडों से बहुत बुरी तरह पीटा था। राजकुमारी चांदनी पेड़ के पीछे छुपी हुई जोर जोर से रो रही थी। जब उन गुंडों का मन नहीं भरा, तो उन्होंने अपनी जेबों से चाकू निकाले और महारानी जैस्मिन पर वार कर दिया। इन्हीं सब भयावह घटनाओं को याद करते हुए राजकुमारी चांदनी बहुत ज्यादा उदास रहने लगी और धीरे धीरे अवसाद डिप्रेशन में चली गई। भले ही उसकी मां राजकुमारी चांदनी को देखकर रोती नहीं थी, लेकिन एक बेटी होने के नाते चांदनी उनकी आंखों में छिपा दर्द साफ साफ देख सकती थी। कुछ समय तक राजकुमारी चांदनी इसी तरह गुमसुम रहने लगी, लेकिन फिर एक दिन उसने युवराज यश प्रताप सिंह को देखा और उसे उन पर टीनेज वाला क्रश हो गया। क्रश और प्यार में बहुत अंतर होता है, लेकिन राजकुमारी चांदनी इस बात को समझ नहीं पाती थी। वह युवराज यश प्रताप सिंह के रूप और आकर्षण से मोहित होकर हर वक्त उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। जैसा कि पहले भी बताया गया था, युवराज यश प्रताप सिंह को राजकुमारी चांदनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि किसी भी आदमी को अपने आगे पीछे घूमने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। इसी समय महाराज भानु प्रताप यही सब सोच रहे थे कि तभी उनके सामने एक सैनिक आया और सिर झुकाते हुए बोला, महाराज, राजकुमारी चांद प्रताप को आज सुबह विजयगढ़ में देखा गया है। अपने सैनिक की बात सुनते ही भानु प्रताप ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और दांत पीसते हुए बोले, वह राजकुमारी नहीं है, वो हमारी नौकरानी है। भानु प्रताप बिल्कुल किसी सनकी साइको की तरह व्यवहार कर रहे थे। उनकी आंखों में देखकर कोई भी बता सकता था कि उन्हें अपने भाई, भाभी और उनकी बेटी से कितनी नफरत थी। उन्हें सबसे ज्यादा नफरत तो महारानी जैस्मिन से थी, क्योंकि उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी बेटी को दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा था। गुस्से में दहाड़ते हुए महाराज भानु प्रताप बोले, सेना की एक टुकड़ी तैयार करो, हम अभी विजयगढ़ के लिए निकल रहे हैं। अपने हीरे को हासिल करने के लिए अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। वहां मौजूद सभी लोग भानु प्रताप के पागलपन को देखकर डर गए थे। इन्हीं बेशकीमती हीरो को पाने के लिए इस आदमी ने अपने परिवार के सभी लोगों को मार डाला था, और अब वो एक मासूम बच्ची के पीछे पड़ा था। लेकिन यही तो उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अभी भी राजकुमारी चांदनी को मासूम समझ रखा था। अब राजकुमारी चांदनी इतनी शक्तिशाली बन चुकी थी कि वह अकेले ही पूरे मागढ़ को खत्म कर सकती थी। विजयगढ़ उधर विजयगढ़ में युवराज तेज सिंह के राज्याभिषेक की पूजा समाप्त हो चुकी थी। राज्य के पुरोहित ने उन्हें राज्य का बेशकीमती मुकुट पहना दिया था। अब युवराज तेज सिंह सिर्फ युवराज नहीं, बल्कि महाराज तेज सिंह बन चुके थे, और राजकुमारी ध्वनि अब सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि महारानी ध्वनि तेज सिंह बन चुकी थी। सभी अनुष्ठान समाप्त होने के बाद युवराज सम्राट सिंह एक कलश लेकर मंदिर में पूजा करने गए। पुरोहित जी ने उन्हें कुछ सामग्री मंदिर से लाने को कहा था, जो सिर्फ मंदिर में ही पाई जाती थी। युवराज सम्राट सिंह ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हो सकता है जो मंदिर में हो और महल में नहीं। तभी पुरोहित जी की आवाज आई, माता रानी के चरणों पर जो सिंदूर चढ़ा हुआ है, उसे थोड़ा सा इकट्ठा करके यहाँ लाना है। यदि महाराज तेज सिंह माता रानी के चरणों का सिंदूर महारानी ध्वनि सिंह की मांग में भर देंगे, तो उनके वैवाहिक जीवन में सदैव खुशियां बनी रहेंगी। सार्थक ने अपना मुंह बना लिया,
क्योंकि उसे इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसके अनुसार अगर पति पत्नी के बीच आपसी समझ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो उनका रिश्ता खुशहाल रहेगा। फिर भी युवराज सम्राट सिंह मंदिर जाने के लिए मान गए। लेकिन तभी महारानी सुमित्रा देवी ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, इस समय इस राज्य में हमारे बहुत सारे दुश्मन घूम रहे होंगे जो महाराज तेज सिंह को नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकते हैं। आप एक काम कीजिए, अकेले मत जाइए, अपने साथ किसी को लेकर जाइए। यदि आपको कोई चोट पहुंची तो इस राज्य के दुश्मन महाराज तेज सिंह को विवश कर सकते हैं। अब युवराज सम्राट सिंह कोई बेवकूफ नहीं थे कि उन्हें महारानी सुमित्रा देवी की बात समझ में न आए। उन्होंने अपना सिर हिला दिया और बाहर जाने लगे। वो बाहर चले गए, जहां उनकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़ी राजकुमारी ऐश्वर्या पर पड़ी। वो राजकुमारी ऐश्वर्या के पास जाकर बोले, आप यहाँ क्या कर रही हैं? युवराज सम्राट सिंह की बात सुनकर राजकुमारी ऐश्वर्या थोड़ी हड़बड़ा गई और बोली, हम बस ठंडी हवा खाने के लिए बाहर आए थे, अंदर बहुत ज्यादा धुआं भर चुका है। राजकुमारी ऐश्वर्या की बात सुनते ही युवराज सम्राट सिंह मुस्कुरा दिए और बोले, ऐसा है तो फिर चलिए, आप हमारे साथ मंदिर चलिए, वहां पर आपको ताजी हवा भी मिल जाएगी सांस लेने के लिए। राजकुमारी ऐश्वर्या कुछ देर तक सोचती रही, लेकिन जब उन्हें युवराज सम्राट सिंह के साथ अकेले में समय बिताने का मौका मिल रहा था तो वह पीछे क्यों हटती भला? युवराज सम्राट सिंह राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ जैसे ही आगे बढ़े तभी उनकी नजर राजकुमारी चांदनी पर भी पड़ गई। राजकुमारी चांदनी को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और बेचारी राजकुमारी ऐश्वर्या असुरक्षित इनसिक्योर महसूस करने लगी। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। इन सभी बातों से अनजान युवराज सम्राट सिंह राजकुमारी चांदनी के पास गए और बोले, एंजल, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? युवराज सम्राट सिंह की बात सुनकर राजकुमारी चांदनी ने उनके साथ खड़ी राजकुमारी ऐश्वर्या को देखा। राजकुमारी ऐश्वर्या के चेहरे के हाव भाव को देखते ही राजकुमारी चांदनी उनके दिल की बात समझ गई। अभी राजकुमारी चांदनी युवराज सम्राट सिंह को मना करने ही वाली थी कि इससे पहले ही युवराज सम्राट सिंह ने उनका हाथ पकड़ लिया और बड़े ही उत्साहित एक्साइटेड होकर अपने दूसरे हाथ से राजकुमारी ऐश्वर्या का हाथ भी पकड़ लिया। फिर तीनों साथ में चलने लगे। राजकुमारी चांदनी ने अपनी आंखें हल्की सनकरी कर ली और युवराज सम्राट सिंह के हाथ को देखने लगी, जिससे उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। लेकिन अगले ही पल राजकुमारी चांदनी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहा था। राजकुमारी चांदनी ने अपने दांत भींच लिए और अपनी आंखें और सनकरी कर ली। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो यह न समझ पाती कि उन्हें कौन घूर रहा है। वो अजीब सा मुंह बनाकर पीछे घूमी तो उन्हें दूर से ही सूर्यांश दिखाई दिया, जो अपनी जलती हुई लाल आंखों से युवराज सम्राट सिंह के हाथ को घूर रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे अगर सूर्यांश का बस चलता तो वह युवराज सम्राट सिंह का हाथ ही उखाड़कर फेंक देता। सूर्यांश को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि राजकुमारी चांदनी युवराज सम्राट सिंह का हाथ झटकने के बजाय उनके साथ जा रही थी। सूर्यांश को मन ही मन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे छीनी जा रही हो। सूर्यांश ने आज से पहले कभी भी ऐसी भावना महसूस नहीं की थी, लेकिन अब जब उसे यह महसूस हो रही थी तो उसका सारा गुस्सा युवराज सम्राट सिंह पर उतर रहा था। राजकुमारी चांदनी को कुछ अजीब लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे जानलेवा नजरों से घूर रहा हो। राजकुमारी चांदनी ने अपने दांत पीस लिए और अपनी आंखें छोटी कर ली। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो यह न समझ सके कि उसे कौन घूर रहा है। वो अजीब सा मुंह बनाकर पीछे घूमी और दूर से ही सूर्यांश को देखा, जो अपनी जलती हुई लाल आंखों से युवराज सम्राट सिंह के हाथ को घूर रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर सूर्यांश का बस चले तो वह युवराज सम्राट सिंह के हाथ को ही उखाड़कर फेंक दे। सूर्यांश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि राजकुमारी चांदनी युवराज सम्राट सिंह को झटकने के बजाय उसके साथ जा रही थी। सूर्यांश को मन ही मन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे छीनी जा रही हो। सूर्यांश ने आज से पहले कभी भी ऐसी भावना महसूस नहीं की थी, लेकिन अब जब वो यह अनुभव कर रहा था तो उसे युवराज सम्राट सिंह पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जलन में अंधा होकर जल्दी जल्दी राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह की ओर बढ़ने लगा। हालांकि उसे पता था कि युवराज सम्राट सिंह राजकुमारी चांदनी के दूसरी दुनिया वाले दोस्त हैं, लेकिन फिर भी असुरक्षा की भावना तो होती ही है। अब अपनी प्रेमिका को किसी और के साथ देखकर तो अच्छे अच्छे लोगों के कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं, और यहाँ तो महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी की बात थी
वह तेजी से राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ सीने के पास बांधकर गुस्से से युवराज सम्राट सिंह को घूरने लगा। सूर्यांश को गुस्से में देखकर युवराज सम्राट सिंह तुरंत ही सब समझ गए। उन्हें अचानक ही याद आया कि कुछ दिन पहले राजकुमारी चांदनी ने बताया था कि सूर्यांश ने उसे चूमा था। ये बात याद आते ही युवराज सम्राट सिंह समझ चुके थे कि सूर्यांश राजकुमारी चांदनी को पसंद करता है और अभी वो जलन में जल रहा है। सूर्यांश थोड़ा गुस्से में था, लेकिन अपनी आवाज धीमी करके बोला, क्या हो रहा है यहाँ, और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सूर्यांश की बात सुनकर राजकुमारी चांदनी और राजकुमारी ऐश्वर्या दोनों की ही आंखें छोटी हो गईं, जबकि युवराज सम्राट सिंह मुस्कुराने लगे। सूर्यांश गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। उसका गुस्सा देखकर युवराज सम्राट सिंह थोड़ा डर गए और डरते हुए बोले, हम तो बस मंदिर जा रहे थे, देवी माँ के चरणों पर चढ़े हुए सिंदूर को लाने के लिए। सुबह से ही सब लोग काम में व्यस्त थे, जिसकी वजह से शायद किसी ने भी सिंदूर लाने पर ध्यान नहीं दिया था। सम्राट सिंह की बात सुनकर सूर्यांश समझ गया कि सिंदूर लाना जरूरी है, लेकिन वह राजकुमारी चांदनी को अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला था। उसने अपनी आंखें छोटी करके युवराज सम्राट सिंह को घूरते हुए कहा, तुम लोगों को पता है ना कि इस समय राजा के ज्यादातर लोग महल में मौजूद हैं। ऊपर से देवी माँ का मंदिर भी थोड़े सुनसान इलाके में है। ऐसे में तुम लोगों का वहां अकेले जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तुम सब लोग राजघराने के हो और दुश्मन तो बस घात लगाकर बैठे होते हैं कि कब उन्हें राजघराने का कोई सदस्य अकेला मिल जाए और वे इसके जरिए महाराज पर वार कर सकें। ऊपर से आज भी युवराज तेज सिंह यहाँ के महाराज बने हैं। ऐसे में उनके मित्रों से ज्यादा शत्रु यहाँ पर आए हुए होंगे। अगर उन लोगों को भनक भी लग गई कि तुम अकेले जा रहे हो, तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में तुम्हें अपने साथ सेना की एक टुकड़ी लेकर जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि तुम मंदिर में सेना को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, तो कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाओ जो तुम्हें मुसीबत से बचा सके, जैसे कि मैं। चलो, मैं तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ। कम से कम अगर तुम लोग मुसीबत में पड़े तो मैं तुम्हें बचा तो सकता हूँ। इसके अलावा मेरा भी यहाँ मन नहीं लग रहा। हवन की वजह से हर तरफ धुआं ही फैला हुआ है। सूर्यांश की बात सुनकर राजकुमारी चांदनी की आंखें छोटी हो गईं और युवराज सम्राट सिंह बड़े ही दिलचस्पी से सूर्यांश को देखने लगे। सूर्यांश जब इन लोगों के बीच आया था, तभी युवराज सम्राट सिंह समझ चुके थे कि सूर्यांश राजकुमारी चांदनी को अकेले जाने नहीं देगा। अगर राजकुमारी चांदनी जाने की जिद करेगी, तो सूर्यांश खुद भी उसके साथ जाएगा। राजघराने के बच्चे होने के नाते हमला या फिर अकेले घूमना सुरक्षित नहीं है। ये सब तो बस एक बहाना था। असल में तो उसे अपनी महबूबा के साथ अकेले में समय बिताना था। यही सब सोचते हुए युवराज सम्राट सिंह ने अपने बगल में खड़ी राजकुमारी ऐश्वर्या को देखा, जो अजीब नजरों से सूर्यांश को देख रही थी। राजकुमारी ऐश्वर्या की नजर सूर्यांश पर पड़ते ही युवराज सम्राट सिंह की आंखें छोटी हो गईं। वह अपना गला खनखारने लगे। उनकी इस आवाज को सुनते ही राजकुमारी ऐश्वर्या का ध्यान सूर्यांश से हटकर युवराज सम्राट सिंह पर चला गया। वहीं राजकुमारी चांदनी ने सूर्यांश की बात सुनकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनने का इतना ही शौक है तो चलो फिर। अपने लिए बॉडीगार्ड शब्द सुनते ही सूर्यांश की आंखें गहरी हो गईं। अगर सूर्यांश के साथ यही बदतमीजी किसी और ने की होती तो अब तक वह उसे नर्क भेज चुका होता, लेकिन ये गलती किसी और ने नहीं बल्कि राजकुमारी चांदनी ने की थी। वह राजकुमारी चांदनी को सजा देना तो दूर की बात, उन्हें हल्की सी भी चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इसी तरह राजकुमारी चांदनी और राजकुमारी ऐश्वर्या एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाकी दोनों लड़कों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए आगे आगे चलने लगी। राजकुमारियों द्वारा इतनी बुरी तरह इग्नोर किए जाने के बाद महाराज सूर्यांश और युवराज सम्राट सिंह दोनों ही अजीब सा मुंह बना बैठे और राजकुमारियों के पीछे पीछे चलने लगे। लगभग 20 मिनट के अंदर ही वे लोग विजयगढ़ के एक बहुत पुराने मंदिर में पहुंचे, जहां माता दुर्गा की एक बेहद खूबसूरत सोने की मूर्ति थी। मंदिर में जाने के लिए सभी को लगभग 40 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। राजकुमारी चांदनी, युवराज सम्राट सिंह और महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी अपने अपने समय के फाइटर रह चुके थे, इसलिए उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बेचारी राजकुमारी ऐश्वर्या को सीढ़ियां चढ़ने में बहुत दिक्कत हुई। लगभग 30 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उनके पैरों में काफी दर्द होने लगा। वह राजकुमारी थी और उन्हें नहलाने जैसा काम भी दासियां ही करती थीं, जिसकी वजह से वो बहुत आलसी थी। ऐसे में उनका इतना परिश्रम करना भी बहुत बड़ी बात थी। सूर्यांश ने जब देखा कि राजकुमारी ऐश्वर्या थक चुकी है,
तो उन्होंने एक नज़र युवराज सम्राट सिंह की तरफ डालते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे छोटी राजकुमारी, आप तो थक गई। चलिए, हम आपकी ऊपर जाने में मदद करते हैं। सूर्यांश के इतना कहते ही युवराज सम्राट सिंह झटके से बीच में बोल पड़े, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाकर चांद को देखिए, हम राजकुमारी ऐश्वर्या की मदद कर सकते हैं। इतना कहते ही युवराज सम्राट सिंह ने राजकुमारी ऐश्वर्या को अपनी गोद में उठा लिया। राजकुमारी चांदनी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सम्राट इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। सूर्यांश ने तो युवराज सम्राट सिंह को देखते ही समझ लिया था कि जनाब के दिल में भी इश्क की घंटी बज चुकी है, बस जनाब को ही समझ नहीं आ रहा था। वह तो वैसे भी राजकुमारी ऐश्वर्या को उठाने वाले नहीं थे, बस ये देखना चाह रहे थे कि उनकी इस बात पर युवराज सम्राट सिंह कैसे प्रतिक्रिया देने वाले हैं। और जैसा उन्होंने सोचा था, युवराज सम्राट सिंह ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगर युवराज सम्राट सिंह राजकुमारी ऐश्वर्या की मदद नहीं करते, तो एक जीजा होने के नाते सूर्यांश उनके हाथ को पकड़कर उन्हें आराम से मंदिर तक ले जाते। लेकिन युवराज सम्राट सिंह की इस हरकत से सूर्यांश का मन पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि उनके दिल में भी कहीं न कहीं राजकुमारी ऐश्वर्या के लिए कुछ न कुछ फीलिंग्स जरूर थी। लेकिन इतने सालों तक अपनी हिटलर बॉस यानी कि एंजेलिना के साथ रहते रहते उनके दिल की भी तारें टूट चुकी थीं। अब इन तारों को निकालकर नए तार जोड़ने की जरूरत थी ताकि दिल की घंटी फिर से बज सके, यानी अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर इस नई जिंदगी को अपनाने और अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत थी। इतने सालों तक इस दुनिया में फंसे रहने के बाद सूर्यांश इतना तो समझ चुके थे कि वह इस दुनिया से कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने इसी दुनिया को अपना लिया था। और अब उन्होंने राजकुमारी चांदनी को भी अपना लिया था। बस राजकुमारी चांदनी ही थी जिन्हें अभी तक किसी भी तरह की कोई भावना महसूस नहीं हो रही थी। युवराज सम्राट सिंह इसी तरह राजकुमारी ऐश्वर्या को अपनी गोद में उठाकर मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। उन्हें सच में जलन हो रही थी कि कहीं सूर्यांश राजकुमारी ऐश्वर्या को अपनी गोद में न उठा ले। वहीं युवराज सम्राट सिंह की इस हरकत से सबसे ज्यादा हैरान तो खुद राजकुमारी ऐश्वर्या थी। लेकिन बात चाहे जो भी हो, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि युवराज सम्राट सिंह को राजकुमारी ऐश्वर्या के करीब कोई और लड़का पसंद नहीं था। अब बस उन्हें थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत थी, उसके बाद वह भी महाराज विनोद सिंह की दूसरी छोटी बहू बन जाती। वो मन ही मन अपने आप को युवराज सम्राट सिंह की पत्नी के रूप में कल्पना करके शर्माने लगी। युवराज सम्राट सिंह की गोद में होने की वजह से राजकुमारी ऐश्वर्या और युवराज सम्राट सिंह का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। आज पहली बार था जब राजकुमारी ऐश्वर्या युवराज सम्राट सिंह को इतने करीब से देख रही थी। उस दिन बाजार में जब युवराज सम्राट सिंह एक लड़की की इज्जत के लिए खड़े हुए थे, तब से ही उन्होंने राजकुमारी ऐश्वर्या के दिल में एक बहुत ही खास जगह बना ली थी, जो वक्त के साथ धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। उन्हें तब से ही युवराज सम्राट सिंह बहुत ज्यादा पसंद थे और अब ऐसा लग रहा था जैसे युवराज सम्राट सिंह को भी राजकुमारी ऐश्वर्या थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी थी। सब मंदिर में आ गए और उसके बाद माता रानी के चरणों को छूकर प्रणाम किया। इसके बाद वे पीछे खड़े हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। वे लोग चुपचाप राजकुमारी ऐश्वर्या को देखने लगे, जो थोड़े बहुत मंत्र पढ़कर मंदिर का घंटा बजाते हुए अंदर गई और माता रानी को फूल चढ़ाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने उनके चरणों से सिंदूर उठाकर एक डिब्बी में रख लिया। उन्होंने थोड़ी ज्यादा मात्रा में सिंदूर ले लिया था ताकि आगे जाकर राजकुमारी ध्वनि इस सिंदूर का इस्तेमाल कर सके। राजकुमारी ऐश्वर्या अब तक समझ चुकी थी कि उनके साथ आए इन तीनों नमूनों को कुछ भी नहीं पता है। वह अजीब नजरों से सबको देखते हुए उन्हें चलने का इशारा करती है। सबको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर वे जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो चुका है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना नहीं, जिसकी वजह से राजकुमारी ऐश्वर्या आराम से उतर जाती है और उन्हें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। वहीं हमारे तीन तिगाड़ा तो पहाड़ चढ़ने की ताकत रखते थे। वे लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, अचानक ही सूर्यांश की आंखें डार्क हो जाती है। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही सूर्यांश आगे बढ़कर जल्दी से राजकुमारी ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर उन्हें पीछे खींच लेता है। जिस पल राजकुमारी ऐश्वर्या पीछे हटती, ठीक उसी पल उनकी आंखों के पास से एक तीर गुजर जाता। बस एक पल की देर थी और राजकुमारी ऐश्वर्या अपनी जान से हाथ धो बैठती। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। राजकुमारी ऐश्वर्या तो एक पल के लिए सदमे में चली गई थी। उनके लिए ये सब कुछ नया था। वो कभी ऐसी स्थिति में नहीं फंसी थी जहां दुश्मन उन पर हमला कर दे, पर आज अपने ऊपर हुए इस हमले की वजह से वो डर की वजह से घबरा गई थी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होता था,
उतरना नहीं। इसी वजह से राजकुमारी ऐश्वर्या आराम से नीचे उतर गई और उन्हें ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। वहीं हमारे 3 तिगड़ा तो पहाड़ चढ़ने की ताकत रखते थे। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ने लगे, अचानक सूर्यांश की आंखें गहरी हो गईं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो तेजी से आगे बढ़ा और राजकुमारी ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर उन्हें पीछे खींच लिया। जिस पल राजकुमारी ऐश्वर्या पीछे हुई, ठीक उसी पल उनके एकदम आंखों के पास से एक तीर गुजर गया। बस एक पल की देर थी और आज राजकुमारी ऐश्वर्या अपनी जान से हाथ धो बैठती। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। राजकुमारी ऐश्वर्या तो एक पल के लिए सदमे में चली गई। उनके लिए ये सब कुछ नया था। वो कभी ऐसी स्थिति में नहीं फंसी थी जहां दुश्मन उन पर हमला कर दे, लेकिन आज अपने ऊपर हुए इस हमले की वजह से वो डर से पैनिक करने लगी। उधर सूर्यांश की आंखें अब भी गहरी हो चुकी थी और उसकी नजरें चारों तरफ किसी को खोज रही थीं। युवराज सम्राट सिंह भी एक पल के लिए समझ नहीं पाए कि अचानक क्या हो गया। वहीं राजकुमारी चांदनी समझ चुकी थी कि उन पर हमला हुआ है। सब लोग अभी खुद को संभाल ही रहे थे कि अचानक वहां तीरों की बारिश होने लगी। जैसे ही सूर्यांश ने इस स्थिति को महसूस किया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अगर वह यहाँ अकेला होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस समय उसके साथ 2 लड़कियां भी थीं। सूर्यांश का गुस्सा अब चरम पर था। वहीं युवराज सम्राट सिंह भी बेहद गुस्से में थे, क्योंकि अगर सूर्यांश ने जरा भी देर कर दी होती तो आज तीर सीधा राजकुमारी ऐश्वर्या के सिर में जा लगता। अपने होश में आते ही सूर्यांश ने तुरंत राजकुमारी चांदनी को अपनी बाहों में उठा लिया और युवराज सम्राट सिंह ने भी राजकुमारी ऐश्वर्या को अपनी बाहों में उठा लिया। दोनों जल्द ही एक मोटे बरगद के पेड़ के पीछे छिप गए। इस वक्त युवराज सम्राट सिंह को राजकुमारी चांदनी की नहीं, बल्कि राजकुमारी ऐश्वर्या की चिंता हो रही थी। उन्हें पता था कि राजकुमारी चांदनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह अकेले ही इस पूरी पलटन की बैंड बजा सकती थी। लेकिन राजकुमारी ऐश्वर्या वैसी नहीं थी। वो बहुत नाजुक थी, जैसे किसी फूल की तरह, जिसने आज तक ऐसे लड़ाई झगड़े देखे भी नहीं थे। युवराज सम्राट सिंह ने ऐश्वर्या का सिर अपने सीने में छिपा लिया और अपने हाथ में पहने हुए मोटे कड़े को निकाल लिया। उसने कड़े को हल्का सा लंबा खींचा और फिर एक खास तरीके से मोड़ा, जिससे वो बंदूक में बदल गया। इस बंदूक में गोलियां बहुत छोटी छोटी थीं, लेकिन इन गोलियों पर एक ऐसी दवा लगी होती थी जो किसी भी इंसान के शरीर से टकराते ही उसे तत्काल बेहोश कर सकती थी। ये हथियार इमरजेंसी के लिए ज्यादातर लोग अपने पास रखते थे। जिन जगहों पर किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि वहां हमला हो सकता है, वहां भी राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह ये हथियार अपने पास रखते थे। वे अपने दुश्मनों को मारने की बजाय बेहोश करना ज्यादा सही समझते थे, ताकि उन्हें अपने अड्डे पर ले जाया जा सके। और एक बार जब सारे दुश्मन अड्डे पर पहुंच जाते तो उनकी खास खातिरदारी की जाती थी। राजकुमारी चांदनी ने भी अपने हाथ के कड़े से निकली बंदूक निकाल ली। उधर सूर्यांश ने अपने बड़े कोट के अंदर की जेब से एक अजीब सी गन निकाली। 2024 में सूर्यांश की खुद की एक वेपन फैक्ट्री थी, जहां वो बहुत ही अनोखे और खतरनाक हथियार बनवाता था। इस वक्त सूर्यांश के पास जो गन थी वो बेहद घातक थी। राजकुमारी चांदनी माफिया से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों और लैब के काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन सूर्यांश एक माफिया था। उसकी सुबह भी हथियारों के साथ होती थी और रात भी। वो हथियारों के साथ खाता था और हथियारों के साथ ही सोता था। कब कौन दुश्मन बन जाए और कब कौन कहां से हमला कर दे, कोई नहीं जानता था। यही वजह थी कि सूर्यांश हमेशा ही अपने पास इस तरह की बंदूकें छुपाकर रखता था। सूर्यांश जब इस दुनिया में आया था तब उसने कुछ दिनों तक यहाँ के लोगों जैसे कपड़े पहने थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने अपनी एक खास तरह की फैक्ट्री खुलवा ली, जहां 2024 जैसे कपड़े बनाए जाते थे। सूर्यांश, प्रत्युष और तपिश तीनों ही हमेशा जीन्स, शर्ट और एक मोटा सा पाउडर कोट पहनते थे, जिसकी लंबाई घुटनों तक रहती थी। अपने माफिया लुक को बरकरार रखते हुए वे हमेशा काले रंग के ही कपड़े पहनते थे। 2024 के मुकाबले ये 16वीं सदी ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए वे हमेशा अपने पास बंदूक रखते थे, ताकि यदि उन पर कोई भी हमला करता तो वे ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते। सूर्यांश की बंदूक देखने के बाद भी राजकुमारी चांदनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और थोड़ी ही दूरी पर खड़े नकाब पहने लोगों पर हमला करने लगी, जो लगातार उनकी दिशा में तीर चला रहे थे और उनकी ओर बढ़ रहे थे। राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन बोली, बेवकूफ हो तुम लोग, जो हमें कमजोर और लाचार समझने की गलती कर रहे हो। आज हम पर हमला करके तुम लोगों ने खुद ही अपनी मौत को न्योता दे दिया है।
अब जब तुम लोग इतनी शिद्दत से मौत चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें कैसे बख्श दूं? जैसे जैसे राजकुमारी चांदनी लोगों को शूट कर रही थी वैसे वैसे वे बेहोश होते जा रहे थे। लेकिन सूर्यांश जिसे जिसे अपनी बंदूक से शूट कर रहा था वे लोग ऑन द स्पॉट मारे जा रहे थे। सूर्यांश अपने दुश्मनों को सफाई देने तक का मौका नहीं देता था। आज वो यहाँ अपनी क्वीन के साथ कुछ समय अकेले बिताने आया था, लेकिन इन लोगों ने उसके इस स्वीट मोमेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वहीं युवराज सम्राट सिंह ने अब तक राजकुमारी ऐश्वर्या के चेहरे को अपने सीने में छिपा रखा था ताकि वो कुछ भी न देख सके। अपने दूसरे हाथ में बंदूक पकड़े हुए वे बाकियों को शूट कर रहे थे। मुश्किल से 20 मिनट के भीतर ही सबने मिलकर सभी गुंडों को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ लोग राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह की बंदूक के कारण बेहोश हुए थे, लेकिन ज्यादातर को सूर्यांश पहले ही मार चुका था। सूर्यांश की यह साइड देखकर खुद राजकुमारी चांदनी भी हैरान थी। वो उसके पास से एक बहुत ही मजबूत और डोमिनेटिंग आभा महसूस कर पा रही थी। सभी दुश्मनों के जमीन पर गिरने के बाद सब लोग अपने अपने पेड़ के पीछे से बाहर निकले। युवराज सम्राट सिंह राजकुमारी ऐश्वर्या को अपने साथ लेकर बाहर आए। उन्होंने ऐश्वर्या का सिर अपने सीने से हटाने से पहले कहा, तुम्हारे सामने एक बहुत ही भयानक मंजर है। अगर रात भर की नींद नहीं उड़ाना चाहती हो तो अपनी आंखें खोलकर बिल्कुल भी आसपास मत देखना। राजकुमारी ऐश्वर्या कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो युवराज सम्राट सिंह की बात न समझ सके। उन पर हमला हो चुका था। इसका मतलब साफ था कि युवराज सम्राट सिंह, राजकुमारी चांदनी और सूर्यांश ने मिलकर सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया था। युवराज सम्राट सिंह की बात मानकर ऐश्वर्या ने अपना सिर उनके सीने से बिल्कुल भी नहीं हटाया। ऐसे ही युवराज सम्राट सिंह ने राजकुमारी ऐश्वर्या को अपनी गोद में उठा लिया। जब सूर्यांश की नजर युवराज सम्राट सिंह पर गई तो उसकी आंखें छोटी हो गईं और उसने राजकुमारी चांदनी की ओर देखा। राजकुमारी चांदनी तुरंत समझ गई कि सूर्यांश क्या चाहता है, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए युवराज सम्राट सिंह के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अभी मुश्किल से वह 2 कदम ही आगे बढ़ी होंगी कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वे हवा में उठ रही है। उन्होंने नजरें घुमाकर देखा तो उनकी आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि सूर्यांश बिना किसी भाव के उन्हें अपनी बाहों में उठाए खड़ा था। राजकुमारी चांदनी मुंह बनाते हुए बोली, ऑटो वाले भैया, अब जब ऑटो में बैठा ही दिया है तो मेरे घर भी ले चलो। उनकी यह बात सुनकर युवराज सम्राट सिंह की हंसी छूट गई और सूर्यांश गुस्से से घूरकर चांदनी को देखने लगा। हालांकि राजकुमारी ऐश्वर्या को ऑटो का मतलब ही समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे ही रास्ते भर राजकुमारी चांदनी और सूर्यांश लड़ते झगड़ते महल तक पहुंच गए। महल आते ही युवराज सम्राट सिंह ने तुरंत ही राजकुमारी ऐश्वर्या को अपनी बाहों से उतार दिया, क्योंकि वे किसी भी हाल में ऐश्वर्या के दामन पर कीचड़ नहीं लगने देना चाहते थे। और रही बात राजकुमारी चांदनी की, तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके दामन पर कीचड़ लगा सके। राजकुमारी चांदनी अपने आप में ही आग थी। अगर किसी ने भी उसके बारे में उल्टी सीधी बातें की तो वह दिन उस इंसान का इस धरती पर आखिरी दिन बन जाता। सूर्यांश से राजकुमारी चांदनी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। अगर किसी ने भी चांदनी के बारे में कुछ भी बोलने की गलती की तो वो उसी वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठता। महल में आने के बाद सूर्यांश ने राजकुमारी चांदनी को नीचे उतार दिया, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि किसी ने उन्हें सूर्यांश की बाहों में देख लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि युवराज यश प्रताप सिंह थे। इस वक्त उन्हें सूर्यांश पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर भींच ली थी, जिससे उनके नाखून उनकी हथेली की त्वचा में धंस गए थे। वहीं युवराज सम्राट सिंह ने महल में पहुंचने से ठीक थोड़ी दूरी पहले ही राजकुमारी ऐश्वर्या को अपनी बाहों से उतार दिया था, जिससे किसी ने भी उन्हें इतने करीब नहीं देखा था। लेकिन इतनी अच्छी किस्मत राजकुमारी चांदनी की नहीं थी, उसे युवराज यश प्रताप सिंह ने देख लिया था। किसी की भी नजर युवराज यश प्रताप सिंह पर नहीं गई। सभी ने उन्हें अच्छे से नजरअंदाज करते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। वहीं युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से को पीकर रह गए। उन्होंने ध्यान से देखा कि राजकुमारी चांदनी इस वक्त शाही दरबार की तरफ जा रही थी, जहां फिलहाल कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने कुछ सोचते हुए गुस्से में राजकुमारी चांदनी के पीछे पीछे कदम बढ़ा दिए। उधर जब सूर्यांश अपने कमरे की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी टक्कर किसी से हो गई। अचानक ही उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जब उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा तो उसे फिर वही अजीब सा एहसास हुआ। उसके सामने इस वक्त कोई और नहीं बल्कि महारानी सुमित्रा देवी खड़ी थी।
महारानी सुमित्रा देवी ने भी जब सूर्यांश को देखा तो वह भी हल्का भावुक महसूस करने लगी। उन्हें नहीं पता था क्यों, लेकिन उन्हें सूर्यांश बहुत अपना सा लग रहा था। सूर्यांश महारानी सुमित्रा देवी को संभालते हुए बोला, अरे आंटी, संभल कर, अगर आपको चोट लग जाती तो। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त उसकी आंखों में महारानी सुमित्रा देवी के लिए साफ साफ चिंता झलक रही थी। वहीं महारानी सुमित्रा देवी भी सूर्यांश की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर एक अजीब सा एहसास कर रही थी। उन्होंने आज से पहले सूर्यांश को कभी नहीं देखा था, लेकिन आज उसे देखकर उनके मन में कुछ अलग ही अपनापन जाग उठा। सूर्यांश महारानी सुमित्रा देवी को छोड़कर वापस अपने कमरे में चला गया, लेकिन इधर महारानी सुमित्रा देवी अपने दिल पर हाथ रखकर थोड़ा भावुक स्वर में बुदबुदाई, यह आप नहीं हो सकते सूरज, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा दिल कह रहा है कि यह आप ही है। आज तक हम हजारों लोगों और युवाओं से मिल चुके हैं, लेकिन आपको देखकर हमें वैसा ही एहसास हो रहा है जैसा सूरज के साथ होता था। इतना कहकर महारानी सुमित्रा देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उनकी आंखों के सामने कुछ फ्लैशबैक चलने लगे, जहां एक 5 साल का बच्चा कहीं भाग रहा था और उसके पीछे उसकी मां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो स्थान देखने में बिल्कुल किसी गांव जैसा था, जहां बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वो राजस्थान का एक बहुत ही छोटा सा गांव था। वो औरत उस छोटे से बच्चे को पकड़ते हुए बोली, सूरज, यदि आप हमसे दूर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर देख लीजिएगा, हम आपसे नाराज हो जाएंगे और सच में किसी दिन इतना दूर चले जाएंगे कि आप हमें कभी ढूंढ भी नहीं पाएंगे। अपनी मां की इस बात को सुनकर छोटा सा सूरज नाराज हो गया और अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए अपनी मां की तरफ आ गया। उसने उस औरत के पल्लू को पकड़कर रोना शुरू कर दिया। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर उसकी मां हैरान रह गई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, हे भगवान, हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारा बेटा इतना भावुक है। ऐसे में आप कैसे अपनी मां की सुरक्षा करेंगे? वो क्या कहते हैं आपकी अंग्रेजी भाषा में? हाँ, प्रोटेक्ट। अपनी मां की बात सुनकर छोटा सा सूरज हंसने लगा और बोला, मां, हम लोग 1997 में हैं और आपको अभी भी इतनी छोटी मोटी अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, लेकिन कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आपका ये छोटा शेर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ये छोटा शेर आपको हर मुसीबत से बचाएगा और हर बुरे इंसान से दूर रखेगा। किसी ने भी मेरी मां की इंसल्ट उर्फ मेरी मां की बेइज्जती की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। इतना कहकर छोटा सा सूरज पंच दिखाने लगा। वहीं सूरज की बात सुनकर वह औरत मुस्कुरा दी और बोली, हमें आप पर भरोसा है कि आप अपनी मां को जरूर सुरक्षित रखेंगे, लेकिन आपको पता है ना, हमें अंग्रेजी सीखना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी पहचान है, तो फिर हम हिंदी को छोड़कर किसी और भाषा को क्यों अपनाएं? हम क्यों उन लोगों की भाषा अपनाएं जिन्होंने हमें 200 सालों तक हमारे ही देश में बंदी बनाकर रखा था? वह औरत भावुक हो गई क्योंकि उन्होंने अपने पिता को भी आजादी की लड़ाई में खो दिया था। वो उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी जब उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था और सती प्रथा के नाम पर उनकी माता को भी जिंदा जला दिया गया था। इन सभी बातों को याद करते हुए वह औरत बहुत ज्यादा भावुक हो गई और उनकी आंखों में अंग्रेजों के लिए नफरत साफ साफ दिखाई देने लगी। वहीं छोटे सूरज को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसे बस इतना पता था कि उसकी मां को अंग्रेजी बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह अंग्रेजी सीखना समय की बर्बादी समझती थी। इन्हीं सभी चीजों को याद करते हुए महारानी सुमित्रा देवी अपने होश में वापस आए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत साल बीत चुके थे, लेकिन उन्होंने इतने वर्षों में आज तक सूरज की एक झलक तक नहीं देखी थी। जब भी वह अकेली होती, हर वक्त हर पल उनके दिल और दिमाग में सिर्फ सूरज का ही ख्याल रहता। अपने बेटे, अपने सूरज से बिछड़ जाने के कारण महारानी सुमित्रा देवी थोड़ी कोल्ड हार्टेड हो गई थी और किसी से भी ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। सच तो ये था कि महारानी सुमित्रा देवी मूल रूप से 20वीं सदी से थी और वहां उनके परिवार में केवल उनका बेटा था, जो 22 साल की उम्र में नौकरी करने और अपनी मां को आरामदायक जिंदगी देने के लिए दिल्ली गया था। अपने बेटे के हौसले को देखकर महारानी सुमित्रा देवी खुश तो थी, लेकिन उसके चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। महारानी सुमित्रा देवी के असली माता पिता फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे, इसलिए वे लोग थोड़े संपन्न थे। महारानी सुमित्रा देवी के पिता अंग्रेजों के लिए काम करते थे, या यूं कहें कि उनका विश्वास जीतने का नाटक करते थे और गुप्त रूप से उनकी जासूसी करते थे। लेकिन एक दिन पकड़े जाने की वजह से उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। हालांकि अंग्रेजों के साथ काम करने की वजह से उनके पास अच्छी खासी दौलत थी, जो उनके मरने के बाद महारानी सुमित्रा देवी को मिल गई।
इसी थोड़ी बहुत संपत्ति और छोटे मोटे कामों से महारानी सुमित्रा देवी अपना और सूरज का गुजारा कर रही थी। उनकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ गुंडों ने उनके घर पर हमला कर दिया। वे न केवल उनकी सारी संपत्ति लूट ले गए, बल्कि उनकी जान भी ले ली। मरने के बाद जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली, तो खुद को इस नई दुनिया में पाया, जहां उनकी आत्मा का पुनर्जन्म महारानी सुमित्रा देवी के शरीर में हुआ था। युवराज यश प्रताप सिंह, जो इस दुनिया में महारानी सुमित्रा देवी के पुत्र थे, असल में उन्हीं का बेटा थे, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा थी, वो युवराज यश प्रताप सिंह की मां की नहीं, बल्कि केवल और केवल सूरज की मां की थी। इन पुरानी यादों को सोचते ही महारानी सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह एक बार फिर से सोचने लगी कि जब सूरज को उनकी मौत के बारे में पता चला होगा, तो उसका क्या हाल हुआ होगा। महारानी सुमित्रा देवी जानती थी कि सूरज उनसे बहुत प्यार करता था, और उनकी मौत की खबर सुनकर वह पूरी तरह टूट गया होगा। इन्हीं ख्यालों में डूबी महारानी सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जल्दी से अपने आंसू पोंछती हुई अपने कक्ष में चली गई। वहीं दूसरी ओर सूर्यांश जब अपने कक्ष में आया, तो उसने दरवाजा बंद किया और दरवाजे के सहारे खड़ा हो गया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था उसे भी महारानी सुमित्रा देवी के प्रति। उसने अपनी आंखें बंद की, और तभी उसकी आंखों के सामने भी फ्लैशबैक आने लगे। दिल्ली जाने के 2 दिन बाद ही सूरज, जो कि असल में सूर्यांश था, वापस आया। लेकिन जैसे ही वह अपने घर में दाखिल हुआ, उसने अंदर अपनी मां को निर्जीव पड़ा देखा। ये दृश्य देखकर उसे गहरा सदमा लगा। वो लगातार 2 घंटे तक अपनी आंखें फटी की फटी रखकर सामने के नज़ारे को देखता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। उसका दिल इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसकी मां उसे छोड़कर जा चुकी थी। मां की निःसंचल देह को देखकर उसे समझ आ गया था कि वह अब इस दुनिया में नहीं थी। सूर्यांश का दिल दर्द से तड़प उठा। उसने अपने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और बोला, मुझे पता है, यह कोई मजाक है भगवान, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, या फिर मैं पक्का अभी नींद में हूं और कोई बुरा सपना देख रहा हूं। ये कहकर सूरज यानी सूर्यांश जल्दी से घर के आंगन में गया और वहां लगे हुए एक पेड़ के तने से अपना सिर पटकने लगा, खुद को नींद से जगाने की कोशिश करने लगा। सिर पटकते पटकते उसके माथे से खून बहने लगा, लेकिन इस वक्त उसे केवल अपनी मां दिखाई दे रही थी। वो 2-3 बार सिर पटककर एक नजर अपनी मां की ओर देखता रहा, और जब उसकी मां नहीं उठी, तब उसने दोबारा से अपना सिर पटका। वो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वो बार बार अपनी मां की ओर उम्मीद से देख रहा था कि शायद अभी उसकी मां उठ जाएगी, लेकिन उसकी मां तो उठ ही नहीं रही थी। धीरे धीरे सूर्यांश का सिर इतना भारी हो गया कि वह वहीं पर बेहोश हो गया। जब 2 घंटे बाद उसे होश आया, तब भी उसकी मां वैसे ही निर्जीव पड़ी थी। अब जाकर कहीं सूरज को यकीन हुआ कि उसकी मां सच में इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इस बात का एहसास होते ही सूरज जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। इस दुनिया में उसकी मां के अलावा उसका और कोई नहीं था। अपनी मां को मृत देखकर उसके दिल में कितना दर्द हो रहा था, यह कोई सोच भी नहीं सकता था। सूरज इतनी तकलीफ में था कि उसे अपनी मां के अंतिम संस्कार की बात भी याद नहीं थी। पूरा दिन उसने सिर्फ रोते हुए और अपनी मां को बार बार हिलाकर जगाने की कोशिश में ही बिता दिया। धीरे धीरे शव से दुर्गंध आने लगी, जिससे सूर्यांश को होश आया। अपनी मां की मौत के 5 दिन बाद उसने उनका अंतिम संस्कार किया। उसके पास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। उस गांव में मुश्किल से 15 घर थे, और वे भी एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। अपनी मां की मौत के बाद सूर्यांश के आंसू सूख चुके थे, और उसके बाद वो फिर कभी नहीं हंसा। थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने और घर की हालत देखने के बाद उसे समझ में आया कि उसके घर पर गुंडों ने हमला किया था और उसकी मां को मार दिया था। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन गरीब होने के कारण किसी भी पुलिस वाले ने उसकी मदद नहीं की। सूरज इतना टूट चुका था कि उसे मर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी एक रात जब वो सड़क पर सो रहा था, उसकी मां ने उसके सपने में आकर कहा, ऐसे ही सड़क छाप चलते फिरते गुंडों ने तुम्हारी मां को तुमसे छीन लिया। बिल्कुल वैसे ही ये लोग किसी और के घर जाकर उसकी मां को भी छीन सकते हैं। बेटा, खुद को इस काबिल बना लो कि तुम इस दुनिया में होने वाले हर गलत काम को रोक सको, हर गलत काम करने वालों को सजा मिले, और तुम हर जरूरतमंद की मदद कर सको। यही सब बातें सोचते हुए सूर्यांश ने पहली बार अपराध की दुनिया में कदम रखा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सूर्यांश क्राइम वर्ल्ड का बादशाह बनने लगा।
शुरुआत में उसने अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ बनानी शुरू की और धीरे धीरे वहां पर अपना खुद का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। 30 साल की उम्र तक आते आते वो अंडरवर्ल्ड किंग बन चुका था। वो ऐसा माफिया बन गया था जिसके नाम भर से ही अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती थी। एक रात जब वो सड़क पर सो रहा था, उसकी माँ ने सपने में आकर कहा, ऐसे ही सड़क पर घूमने वाले गुंडों ने तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लिया था। बिल्कुल वैसे ही ये लोग किसी और के घर में जाकर उसकी माँ को भी छीन सकते हैं। बेटा, खुद को इस काबिल बना लो कि तुम इस दुनिया में होने वाले हर गलत काम को रोक सको, हर गलत काम करने वालों को सजा मिले और तुम हर जरूरतमंद की मदद करो। इन्हीं बातों को सोचते हुए सूर्यांश ने पहली बार अपराध की दुनिया में कदम रखा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अपराध की दुनिया का बादशाह बनता चला गया। शुरुआत में उसने अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ बनानी शुरू की और धीरे धीरे वहां अपना ही एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। 30 साल की उम्र तक आते आते वो अंडरवर्ल्ड का किंग बन चुका था। वो एक ऐसा माफिया बन चुका था जिसके नाम भर से अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती थी। वह हर गलत काम को रोकता था और अपराधियों को अपने बनाए कानून के अनुसार सजा देता था। उसकी सजा इतनी दर्दनाक होती थी कि पूरे देश में उसका खौफ छाया रहता था। कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता था कि अगर पकड़ा गया तो अंजाम क्या होगा। हालांकि देश के कानून को वह हमेशा तोड़ता था, लेकिन पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाए। उसने अपने इस माफिया रूप को एक बिजनेसमैन के रूप में छिपा रखा था। किसी ने भी कभी अंडरवर्ल्ड के किंग का चेहरा नहीं देखा था। वो केवल SS के नाम से जाना जाता था। एक दिन जब सूर्यांश कहीं जा रहा था, उसने एक 25 साल के लड़के को सड़क पर बुरी हालत में देखा। मंदिर के बाहर कुछ लोग उसे डंडों से बेरहमी से पीट रहे थे। उस लड़के के कपड़े फटे पुराने थे और वह दर्द से तड़पते हुए उन लोगों से विनती कर रहा था कि उसे मत मारो, मगर कोई नहीं सुन रहा था। सूर्यांश को ये देखकर गुस्सा आया और उस पर दया भी आई। उसने हवा में एक गोली चला दी, जिससे सभी लोग डरकर पीछे हट गए। इसके बाद सूर्यांश उस लड़के को अपने साथ ले गया। वो लड़का प्रत्यूष था, जो खुद भी एक अनाथ था। बचपन में किसी ने उसे कमाने या काम करने की कोई चीज नहीं सिखाई थी। अनाथ होने के बाद उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। वो सड़क पर भीख मांगता और कचरे के डिब्बे से खाना निकालकर खाता था। मगर जब से सूर्यांश ने उसे अपने पास रखा, उसने नई नई चीजें सीखनी शुरू कर दी। सूर्यांश की देखरेख में दुबला पतला प्रत्यूष धीरे धीरे अच्छी खासी कदकाठी वाला एक बिजनेसमैन बन गया। लेकिन अपने बिजनेस से ज्यादा वो हमेशा सूर्यांश के ही आगे पीछे घूमता रहता था। सूर्यांश ने उसकी जान बचाई थी, तभी से प्रत्यूष उसे अपना भगवान मानता था। इसी तरह एक दिन सूर्यांश और प्रत्यूष जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ लड़का दिखाई दिया। सूर्यांश उसे अपने साथ ले आया और उसका अच्छे से इलाज करवाया। इलाज के बाद पता चला कि वह भी अनाथ था। बस तब से ही सूर्यांश, प्रत्यूष और तपिश तीनों एक दूसरे का परिवार बन गए। मगर एक ट्रेन हादसे के बाद तीनों ही 2024 से मरकर 16वीं सदी में पहुंच गए। अपने बचपन की इन्हीं यादों को याद करके सूर्यांश बहुत ज्यादा भावुक हो चुका था। जब उसने महारानी सुमित्रा देवी को देखा तो उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं, जैसे उसकी मां उसके सामने खड़ी हो। दूसरी ओर राजकुमारी चांदनी राजदरबार में किसी मंत्री की कुर्सी पर बैठकर आराम से अपना फोन चला रही थी। आज दरबार में किसी को भी कोई खास काम नहीं था, इसलिए वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। राजकुमारी चांदनी अपने फोन में व्यस्त थी कि तभी अचानक उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही युवराज यश प्रताप सिंह ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती पिलर के पास खींच लिया। फिर उन्होंने राजकुमारी चांदनी को अपनी बॉडी और पिलर के बीच दबाकर घूरना शुरू कर दिया। अपने सामने युवराज यश प्रताप सिंह को देखकर चांदनी की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। उसे यह आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वह इंसान था जिसकी वजह से असली राजकुमारी चांदनी की मौत हुई थी। लेकिन इस बार चांदनी की जगह एंजेलिना ने आकर पूरी कहानी ही बदल डाली थी। जैसी हालत पहले राजकुमारी चांदनी की हुई थी, बिल्कुल वैसी ही हालत अब कुसुम की हो रही थी। युवराज यश प्रताप सिंह राजकुमारी चांदनी को गुस्से में देखते हुए दांत पीसकर बोले, हमने आपको मना किया था ना कि आप हमारे अलावा किसी भी पुरुष के आसपास भी नहीं भटके। फिर क्यों आप महाराज सूर्यांश के आगे पीछे घूम रही हैं? और हमने जब आपको साफ साफ बोल दिया था कि हम आपसे विवाह करेंगे, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई विवाह छोड़कर भागने की? आपको क्या लगा हम बेवकूफ हैं? हमें पता नहीं चलेगा कि आपने विवाह से भागने के लिए कौन सा षड्यंत्र रचा?
वहीं राजकुमारी चांदनी को युवराज यश प्रताप सिंह की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे इस आदमी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो भी खुद को युवराज यश प्रताप सिंह की पकड़ से छुड़ाते हुए अपने दांत पीसकर बोली, अपनी हद में रहिए युवराज, वरना ऐसा न हो कि हमें आपको आपकी हद दिखानी पड़ जाए। और भूतकाल में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपका वर्तमान और भविष्य कुसुम है, न कि हम। तो अपनी पत्नी पर ध्यान दीजिए और हमारी तरफ देखने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना हम आपकी आंखें निकाल लेंगे। राजकुमारी चांदनी की बात सुनकर युवराज यश प्रताप सिंह ने उसे दूर धक्का दे दिया और किसी साइको की तरह जोर जोर से हंसने लगे। राजकुमारी चांदनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने युवराज यश प्रताप सिंह से भी बड़े सनकी देखे थे। उसने अपने हाथ को देखा, जहां युवराज की पकड़ के कारण लाल निशान पड़ गए थे। राजकुमारी चांदनी गुस्से से लगभग पागल होने वाली थी। उसने आज तक इतना ढीठ इंसान नहीं देखा था। अपनी खुद की पत्नी होने के बावजूद दूसरी स्त्री पर नजर रखना, ये बहुत ही घटिया हरकत थी। वहीं युवराज यश प्रताप सिंह हंसते हंसते अचानक से शांत हो गए और अपने चेहरे पर गुस्से के भाव लिए राजकुमारी चांदनी के पास जाकर उसकी ठुड्डी को जोर से पकड़ लिया। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, देखिए ना, आपकी वजह से हमारे हाथों एक मासूम का खून होने वाला है। अगर आप चुपचाप हमसे विवाह कर लेती तो हमें ऐसा कभी नहीं करना पड़ता, लेकिन अब आपने हमें ये सब करने के लिए विवश कर दिया है। यदि आपको अपना बनाने के लिए हमें हमारी पहली पत्नी कुसुम की हत्या करनी पड़ेगी तो हम वह भी करेंगे, किंतु एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, पत्नी तो आप हमारी ही बनेंगी, फिर इसके लिए चाहे एक जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। हाँ, पहले हमें आप पसंद नहीं थी, क्योंकि हमें आपकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, किंतु अब आप सिर्फ हमारी पसंद ही नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत और हमारा जुनून है, और हम आपको हर हाल में हासिल करके ही रहेंगे। राजकुमारी चांदनी ने युवराज यश प्रताप सिंह का इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद जम्हाई ली और बोली, इंतजार रहेगा मुझे। इतना कहकर उसने मुंह बनाया और वहां से चली गई। उसे अच्छे से पता था कि युवराज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खासकर सूर्यांश के रहते। वहीं राजकुमारी चांदनी के इस सामान्य व्यवहार को देखकर युवराज यश प्रताप सिंह लगभग गुस्से से पागल हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमारी चांदनी उनकी काबिलियत का मजाक उड़ा रही थी। वो उसी दिशा में देखते हुए बोले, आप हमें बहुत हल्के में ले रही हैं, चंद, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप हमें पसंद नहीं थी तब हमने बहुत शिद्दत से खुद को आपसे दूर रखा था, लेकिन अब जब आप हमें पसंद हैं तो हर हाल में हम आपको अपनी पत्नी बनाकर ही रहेंगे। महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी या फिर युवराज सम्राट सिंह, कोई भी हमें हमारे मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि आप खुद भी नहीं। और रही बात कुसुम की, तो वादा करते हैं, आपके और हमारे विवाह के एक दिन पहले हम कुसुम को नर्कलोक पहुंचा देंगे। इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह बिल्कुल किसी साइको की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्हें हर हाल में राजकुमारी चांदनी चाहिए थी, और इतिहास गवाह था कि दो राज्यों में लड़ाई हमेशा ताकत की वजह से होती थी या फिर किसी स्त्री की वजह से। राजकुमारी चांदनी गुस्से में वहां से बाहर निकल गई और चारों ओर युवराज सम्राट सिंह को ढूंढने लगी। वो उन्हें बताना चाहती थी कि उसने अपनी बीमारी के लिए एक एंटीडोट बना लिया है, लेकिन सबसे पहले इसे किसी पर टेस्ट करना होगा। उसकी कैद में वैसे भी बहुत से अपराधी थे जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए थे, और वो उन्हीं लोगों पर प्रयोग करने वाली थी। वो इन सभी चीजों के बारे में युवराज सम्राट सिंह से चर्चा करना चाहती थी, लेकिन उसे वो कहीं भी नजर नहीं आए। वहीं वो इस बात से अनजान थी कि एक आदमी उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। राजकुमारी चांदनी को देखकर उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसने सब कुछ अनदेखा करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। उसने एक दासी से युवराज सम्राट सिंह के बारे में पूछा, तब उसे पता चला कि वे छत पर थे। यहाँ पर छत दूसरी मंजिल पर थी, इसलिए वो बिना किसी झिझक के जल्दी से दूसरी मंजिल पर चली गई। उसे वहां युवराज सम्राट सिंह नजर आए, जो किसी गंभीर सोच में डूबे हुए थे। राजकुमारी चांदनी उनके पास गई और उनके कंधे पर हाथ रख दिया। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके युवराज सम्राट सिंह पीछे मुड़े तो देखा कि उनके पीछे राजकुमारी चांदनी खड़ी थी। वो उसकी तरफ देखकर वापस सामने देखने लगे। युवराज सम्राट सिंह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह राजकुमारी चांदनी को कुछ बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहने में झिझक हो रही थी। राजकुमारी चांदनी भी समझ गई कि युवराज सम्राट सिंह उसे कुछ बताना चाह रहे थे। वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, जो भी कहना है कह दो, मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आऊंगी। युवराज सम्राट सिंह थोड़ी देर तक मन ही मन कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हें पता है एंजल, असली राजकुमारी चांदनी की मां मरी नहीं है,
बल्कि जिंदा है। उनकी यह बात सुनकर राजकुमारी चांदनी हैरान रह गई। वह हैरानी भरी नजरों से युवराज सम्राट सिंह को देखने लगी। युवराज सम्राट सिंह आगे बोले, प्रतापगढ़ और सूर्यगढ़ के बीचों बीच एक बहुत ही अजीब सा राज्य है, जिसका नाम मागढ़ है। वहां के महाराज भानु प्रताप बेहद रहस्यमयी इंसान है। वह अपने महल में रहने के बजाय अपनी प्रजा के बीच अधिक समय बिताते हैं। लोगों को लगता है कि वह अपनी प्रजा की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन सच कहूं तो उनका लोगों के बीच घूमने का मकसद कुछ और ही है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को ढूंढ रहे हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे लक्ष्य को मैंने बस राजकुमारी चांदनी की मां की जांच करने के लिए कहा था, और उसने मुझे बहुत कुछ बताया है। लक्ष्य फिलहाल इस वक्त मागढ़ की जासूसी कर रहा है। हो ना हो, असली राजकुमारी चांदनी की मां मागढ़ में ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां का महाराज भानु प्रताप भी कोई दूध का धुला इंसान नहीं है। राजकुमारी चांदनी ने भी राजकुमारी ऐश्वर्या से बातों बातों में मागढ़ के बारे में बहुत कुछ सुना था। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि भानु प्रताप ने अपने ही बड़े भाई की हत्या करवाकर मागढ़ पर अधिकार कर लिया था। सिर्फ अपने भाई की ही नहीं, बल्कि अपनी भाभी की भी हत्या करवाई थी उसने। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।